तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है दो इलिस्ट्रेशंस करा के दिए थे। एक तो मैंने आपको जो है, एक मिनट, इलिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको करवाया था 10, ठीक है, और एक मैंने आपको 14th इलिस्ट्रेशन करवा के दिया था, ठीक है। ये दो इलिस्ट्रेशंस हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे। काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि क्या ये जो बीच के इलिस्ट्रेशंस मैंने छुड़वा दिए हैं क्या ये मैं नहीं करवाऊंगा। तो भाई सारे ही मैं करवाऊंगा, ठीक है, सारे ही इलिस्ट्रेशंस मैं करवाऊंगा। बट ये जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ना मतलब ये चैप्टर अंडरस्टैंड हो, आपको समझ में आए, मतलब जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो अंडरस्टैंडिंग हो आपको, ठीक है। तो वो सीक्वेंस जो है वो मैं क्वेश्चन छाट के फॉलो कर रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब मैं क्वेश्चंस को पहले देखता हूं कि उनमें क्या क्या चीजें जो है डिस्कस की गई हैं, उसके बाद में वो क्वेश्चंस कराता हूं। और राइट टाइम आने पे आपके जो है सारे के सारे इलिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, सारे के सारे, मतलब जितने भी इलिस्ट्रेशंस इस चैप्टर में हैं, आई थिंक 26 इलिस्ट्रेशंस हैं, और वो सारे मैं ही करवा के दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई होमवर्क इलिस्ट्रेशंस में नहीं मिलेगा, ठीक है। इलिस्ट्रेशंस सारे मैं करा के दूंगा। बहुत ही ज्यादा अगर कुछ ईजी इलिस्ट्रेशन मुझे दिखता है तो वो आपका होमवर्क होगा, अदरवाइज यहाँ पे होमवर्क नहीं होने वाला, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि भाई दो इलिस्ट्रेशंस हो चुके हैं, 10वां और 14वां, ठीक है, 14th। अब भाई आगे हम बढ़ेंगे 15th इलिस्ट्रेशन की तरफ। जो 15th इलिस्ट्रेशन है इसको आप अपनी बुक में खोल लेना। यहाँ पे भी हमें जो है लगभग सारे ही खाते बनाने हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था इलिस्ट्रेशन 14th, उसी की तरीके से ये इलिस्ट्रेशन हमें दिया गया है, उसी की तरह का ये इलिस्ट्रेशन हमें यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं जो है इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ क्वेश्चन का, छोटी छोटी स्क्रीन पे शायद ना दिखता हो ये इतना बड़ा। और बाकी आप लोग अपनी बुक खोल के रखना, ठीक है, मतलब बुक भी आप खोल के रखना। यहाँ पे तो आपको स्क्रीन पे जो दिखेगा वो तो दिखेगा ही, आप अपनी बुक को भी खोल के रखना और साथ साथ आप देखते रहना क्या क्या चीजें चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं भाई। यहाँ पे हमने सबसे पहले इलिस्ट्रेशन 15 को क्या करना है, रीड करना है, ठीक है, समझना है, पढ़ना है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें बोली गई है। यहाँ पे हमें कहा गया कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी और सी पार्टनर्स हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. वो कह रहा है ए बी और सी पार्टनर्स हैं, और ये जो ए बी सी हैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें 2:1 यहाँ पे दी गई है। आगे यहाँ पे कहा गया देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलोज। तो भाई वो कह रहे हैं कि 31 मार्च 2020 को इनकी फर्म की जो बैलेंस शीट थी वो बैलेंस शीट भी हमें गिवन है। एसेट्स साइड पे गुडविल दी गई है। अब सबसे खास बात इस क्वेश्चन में यही है कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसका करना क्या है, ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है, कि एग्जिस्टिंग गुडविल का करना क्या है। तो वो चीज मैं इस क्वेश्चन में सिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। तो गुडविल दी गई है, एग्जिस्टिंग गुडविल हमें यहाँ पे दी गई है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो दिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी है, कार है, डेटर है, और कैश का भी बैलेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आगे आपको लाइबिलिटीज साइड पे क्रेडिटर्स है और कैपिटल्स दी गई है सारे पार्टनर्स की। बैलेंस शीट को देख के इतना तो पता चल ही गया होगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो नहीं है ना। करंट अकाउंट के बैलेंसेस तो नहीं दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, इट मींस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है। अब आगे कुछ और भी बातें बोली गई हैं, तो भाई पढ़ते हैं उनको भी, ठीक है। ये सारी चीजें हटा देते हैं यहां से और आगे की बातें भी जो है उनको पढ़ लेते हैं। आगे कहा गया कि द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड एंड द एसेट्स रियलाइज्ड, गुडविल 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, कार 28,000, डेटर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। तो वो कह रहे हैं भाई द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड एंड एसेट्स रियलाइज्ड इन दिस वे, ठीक है, इस तरीके से एसेट्स जो हैं वो रियलाइज हुए हैं। गुडविल को बेच के 20,000 मिल गए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के जो है 1 लाख रुपया रिकवर हुआ, प्लांट एंड मशीनरी से हमें 50,000 यहाँ पे मिल रहे हैं, और ऐसे ही कार से 28,000 मिले हैं। डेटर जो है वो बोल रहे हैं बुक वैल्यू का 50% हमें मिल गया, ठीक है, बुक वैल्यू थी 48,000, तो मतलब 24,000 रिकवर हो गए हैं डेटर्स को बेच के, ठीक है, 24,000 हमें डेटर्स से भी रिकवर हो गए। आगे यहाँ पे कहा गया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 20,000। अब एक बात समझना, ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना, इससे रिलेटेड बहुत सारी नोटिंग करवाऊंगा मैं, ठीक है। ये ना हल्की चीज नहीं है,
इसमें भी अलग अलग केसेस दिए जाते हैं क्वेश्चन में। अभी तो लास्ट क्लास में भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो आया था वो सिंपली आया था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर दिस, ठीक है, अमाउंट दे दिया था कि भाई इतने रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पे भी सेम चीज है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 ऐसे लिख के दे दिया सिंपली, ठीक है। बट कभी कभी वो अलग अलग केसेस दे देता है यहाँ पे, ठीक है, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे कर दिए बट उसको बॉन्ड फर्म कर रही है, या मतलब वैसे वर्षा, तो काफी सारे केसेस बन जाते हैं उसके अलग अलग। तो वो मैं आपको नोटिंग करवा के उसकी अलग अलग जो एंट्री होती है वो समझाऊंगा। अभी के हिसाब से जो एंट्री होगी उसको देखते रहना। लास्ट क्वेश्चन में जो एंट्री हुई थी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, और जो आज करवाऊंगा उसको भी ध्यान से देखना, ठीक है। वैसे तो आपको लास्ट क्लास वाले क्वेश्चंस रिवाइज करने थे, मुझे लगता है सबने किए होंगे ईमानदारी से। अगर किसी बच्चे ने नहीं किए हैं तो प्लीज भाई पहले क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना, उसके बाद ये क्लास देखना, ठीक है, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। और ये हर क्लास के साथ होता है, ठीक है, इतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी अगर अगला अगला देखते रहोगे तो भाई इतनी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये सारी बातें थी। आगे बोला गया कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड कैश अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। तो वही 3 खाते मांगे गए। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला गया था कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बनाओ और कैश अकाउंट बनाओ। वहां पे हमें कहा गया था प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स, ठीक है, प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स। तो हमने यही 3 खाते बनाए थे, ठीक है। तो आज भी हमें यही काम करना है। तो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टार्टिंग कैसे करेंगे भाई, रियलाइजेशन अकाउंट से करेंगे। तो ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चन बहुत इजी यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, अदरवाइज यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीजें आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप भाई ध्यान से जुड़े रहना। सॉल्यूशन, और मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट साइड पे यहाँ पे एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं, क्रेडिट साइड पे यहाँ पे इनकम्स आती हैं, ठीक है। नॉमिनल नेचर के खातों में ऐसा ही होता है ना, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाता है। क्या डिफरेंस आ जाता है? डिफरेंस ये आ जाता है कि भाई हमें ना जो एसेट्स होते हैं उनको उनकी बुक वैल्यू पे क्रॉस ट्रांसफर करना होता है, लाइबिलिटीज को भी हमें उनकी जो है बुक वैल्यू पे क्या करना होता है, क्रॉस ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आते हैं बस। तो बाकी मैं डिस्कशन करता रहूंगा, आप देखते रहना, ठीक है। पर्टिकुलर्स दोबारा से यहाँ पे लिख देते हैं भाई, पर्टिकुलर्स, एंड देन यहाँ पे अमाउंट का एक कॉलम आ जाएगा। चलो जी, ये बन गया हमारा फॉर्मेट, ठीक है। अब स्टेप वाइज चीजें करेंगे, जैसे मैंने स्टेप वाइज आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होना चाहिए? अच्छा हाँ, अभी मैंने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है, मैं क्या करूंगा साथ साथ है ना सारी फॉर्मेट बना लूंगा, ठीक है, एक ही बार में, ताकि जो जो एंट्री जहां जहां जब जब जानी चाहिए वो तब तब वहां वहां चली जाए, ठीक है, मतलब ज्यादा झंझट ना हो। तो यहां मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बना देता हूं। तो मतलब पहला काम हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी क्वेश्चन सामने आएगा तो फॉर्मेट्स सारे बना देंगे एक साथ। प्रैक्टिस कर करके इतना समझ में आ जाएगा आपको कि कौन से वाले खाते के लिए कितना स्पेस छोड़ना चाहिए, ठीक है। अभी शुरू शुरू में आपको थोड़ा दिक्कत होगी कि रियलाइजेशन अकाउंट के लिए मैं कितना स्पेस छोड़ूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कितना, और बैंक अकाउंट के लिए कितना, ठीक है। उसके बाद आपको सब कुछ ईजी लगने लग जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे पार्टनर्स के नाम थे ABC, ठीक है। तो ये आ गया A, B और C। यहां पे भी पर्टिकुलर्स और उसके बाद ABC। तो ये आ गया भाई A, B और C, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। एंड लास्टली हमें बनाना है भाई यहाँ पे कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट का तो बैलेंस ही गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो कैश अकाउंट का यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं। तो कैश अकाउंट के फॉर्मेट में डेबिट साइड पे पर्टिकुलर्स, रियल नेचर का अकाउंट होता है भाई ये, होपफुली ये सबको ये 11th वाली बातें थोड़ी थोड़ी सी आती होंगी, है ना, अकाउंट्स में। पर्सनल, रियल, नॉमिनल नेचर के खाते क्या होते हैं। पर्सनल नेचर के खाते भी 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। मतलब नहीं भी आती होंगी तो चलेगा काम, बट
थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से, अब भाई मैंने फॉर्मेट्स तो तीनों के तीनों बना दिए हैं यहाँ पे। अब हमारा काम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट हमें यहाँ पे सबसे पहले बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 होगा मैं एसेट्स को उनकी बुक वैल्यू पे क्रॉस ट्रांसफर करूंगा, लाइबिलिटीज को उनकी बुक वैल्यू पे क्रॉस ट्रांसफर करूंगा। जब मैं शब्द बोलता हूं ना लाइबिलिटीज, तो उसका मतलब होता है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। जब मैं शब्द बोलता हूं लाइबिलिटीज, तो उसका मतलब होता है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले एसेट्स को क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गुडविल दिया गया है, तो लिखते हैं भाई 2 गुडविल। अब मुझे लग रहा है रियलाइजेशन अकाउंट के लिए स्पेस कम पड़ेगा, मैं थोड़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट को थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्पेस हमारे पास जो है कम पड़ने वाला है यहाँ पे, ठीक है, इतना काफी होगा। चलो, तो यहाँ पे भाई सबसे पहले तो आ गया 2 गुडविल टू गुडविल अकाउंट, और 30,000 रुपीज का यहाँ पे मैं अमाउंट जो है वो लिख दूंगा। मतलब मैंने बुक वैल्यू पे ही उसको क्रॉस ट्रांसफर किया, मैंने कुछ भी नया यहाँ पे नहीं किया। एक बात यहाँ पे मुझे ये समझानी है कि एग्जिस्टिंग गुडविल जो है इसका यहाँ पे कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं होता। मतलब बाकी एसेट्स को जैसे ट्रीट किया जाता है ना, वैसे ही एग्जिस्टिंग गुडविल को ट्रीट किया जाता है। बाकी एसेट्स की तरह ही देखो मैंने क्रॉस ट्रांसफर कर दिया, और बाकी एसेट्स की तरह ही अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि उससे कुछ पैसा रियलाइज हुआ है, तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से जो है वो एंट्री कर देंगे हम लोग जो है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी के लिए तो बाकी एसेट्स की तरह ही हमने क्या कर दिया, उसको क्रॉस ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी नया नहीं है। जैसे बाकी एसेट्स को क्रॉस ट्रांसफर करते हैं वैसे ही गुडविल को भी क्रॉस ट्रांसफर कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 है, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग 80,000। उसके बाद हमें यहां पे प्लांट एंड मशीनरी दिया गया है 56,000, तो टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 56,000, ये भी हमें यहां पे दिया गया था। देन कार की वैल्यू गिवन है 54,000, तो टू कार 54,000। डेटर्स का अमाउंट यहां पे 48,000 है, तो भाई डेटर्स भी आ जाएगा, टू डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट 48,000, तो ये आ गया भाई 48,000। कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैश अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए अलग से खाता बनाया जा रहा है ना, तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ गया, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। 2,000 आई थिंक यहाँ पे दिया गया था, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ भाई, तो 2,000 ही दिया गया है, ठीक है। तो भाई ये हमने क्या किया, सारे के सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर कर दिया। जो जो एसेट्स क्रॉस ट्रांसफर किए जा सकते थे उन सभी को मैंने क्रॉस ट्रांसफर कर दिया। कैश को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर किए जा सकते थे। अगर आपको फिक्टिशियस एसेट्स दिख जाते हैं यहाँ पे एसेट साइड पे, तो वो नहीं यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर होते। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटा जाता है। रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स जो होते हैं इनको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अब हम बढ़ेंगे भाई लाइबिलिटीज साइड पे। लाइबिलिटीज साइड पे सिर्फ एक ही आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, वो है क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स के अलावा और कोई आउटसाइडर्स लाइबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, तो उसको भी मैं बुक वैल्यू पे क्रॉस ट्रांसफर कर देता हूं। तो बाय क्रेडिटर्स कितना आ गया, ये आ गया भाई 50,000। तो ये तो सारा रियलाइजेशन अकाउंट का काम हो गया। अब यहाँ पे कैपिटल्स बची है, देखो बैलेंस शीट में बाकी सारी चीजें जो जो चीजें जहां जहां जानी चाहिए थी वो डाल दी है मैंने। अब कैपिटल्स बची हैं, कैपिटल्स को कहां पे डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। यहाँ पे 80,000 रुपीज, 80 और 60, ठीक है। तो ए की कैपिटल 80,000 है, बी की भी 80,000 है, सी की लेकिन जो है वो कितनी है 60,000 है। तो ये तीनों पार्टनर्स की यहाँ पे मैंने जो है कैपिटल भी डाल दी, ठीक है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल भी डाल दी। अब इतना करने के बाद बैलेंस शीट का तो सारा का सारा काम हो चुका है भाई। जितनी भी चीजें दी गई थी, सारी चीजें जो जो चीजें जहां जहां जानी चाहिए थी सारी चीजें वहां पे चली गई हैं। तो पहला काम तो आपका ये होगा, ठीक है। बैलेंस शीट की जो जो चीज जहां जहां जानी चाहिए उसको वहां वहां पे आप पोस्ट कर दीजिए।
अब क्या करना है, अब हम आएंगे एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में क्या क्या चीजें दी गई हैं उनको एक बार पढ़ते हैं। यहां पे हमें बताया गया द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड, फर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है और एसेट्स जो है उनसे इतना इतना पैसा रियलाइज हुआ है। गुडविल को बेच के 20,000 आए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के 1 लाख आए हैं, प्लांट एंड मशीनरी को बेच के 50,000 आ गए हैं, कार को बेच के 28,000 आ गए हैं और डेटर से जो है 50% पैसा रियलाइज हो गया। डेटर से 48,000 लेने थे तो 50% मतलब 24,000 मिल गए हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एसेट्स को रियलाइज करने की जर्नल एंट्री क्या होती है। ठीक है, एसेट्स को रियलाइज करने की जर्नल एंट्री, तो सुनो ध्यान से। अभी मैंने एसेट्स को जो है उनकी बुक वैल्यू पे क्रॉस ट्रांसफर कर दिया है। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे चले गए हैं वो सारे के सारे एसेट्स। तो अगर मैं इसकी जर्नल बनाऊं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ठीक है, ध्यान देना, सन्ड्री एसेट्स मतलब जो जो एसेट्स हैं उनका अकाउंट मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जैसे गुडविल की अगर मैं बात करूं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो ये सारे के सारे एसेट्स मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब इसके बाद अगर मैं कोई भी एंट्री करूंगा और वहां पे मुझे एसेट्स का नाम मेरे दिमाग में आए तो मैं एसेट्स का नाम यूज नहीं करूंगा, मैं रियलाइजेशन अकाउंट का नाम यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल गुडविल को हमने 20,000 में बेचा। अब नॉर्मली अगर मैं देखूं तो एंट्री क्या बनती है, देखो यहां पे लिख के बताता हूं। नॉर्मली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक अकाउंट तो है ही नहीं हमारे पास। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये हमारी एंट्री नॉर्मली बनती है। लेकिन भाई ये जो गुडविल थी मैंने इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया ना, तो मैं इसको डेबिट तो कर ही नहीं रखा मैंने अपने खातों में। मैंने गुडविल एक एसेट है, डेबिट नेचर का है, बट मैंने उसको ऑटोमेटिकली पहले ही क्रेडिट कर रखा है। मैंने एक एंट्री पहले ही पास कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, मैंने उसको पहले ही खातों से हटा दिया। देखो ध्यान से, मैंने उसको रियलाइजेशन में डाल दिया, रियलाइजिंग प्रोसेस में डाल दिया उसको मैंने। तो इसका मतलब दुकान में लगा दिया उसको बेचने के लिए, तो अब दुकान से बिकेगी वो सारी चीजें। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ भाई, टू रियलाइजेशन होना चाहिए। और सारे के सारे एसेट्स के लिए यही एंट्री पास होगी। अमाउंट कितना आएगा, रियलाइज्ड वैल्यू। हमें यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस के बारे में सोचना ही नहीं होता, झंझट ही नहीं है। मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया था। तो मैं सिंगल एंट्री यहाँ पे पास करूंगा, टाइम सेव करते हुए यहाँ पे सीधा सीधा बाय बैंक अकाउंट। पोस्टिंग समझ में आ रही होगी आपको। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना एंट्री में, तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग की है। देखो ध्यान से, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग की बाय कैश अकाउंट। सॉरी, ठीक है, बैंक नहीं लिखना था मुझे, यहां पे लिखना था कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। और यहां पे मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअली सारे एसेट्स से जितना जितना पैसा रियलाइज हुआ है वो लिखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल के लिए पहले लिख देते हैं 20,000 गुडविल को बेच के मिल गया। ऐसे ही हमें यहाँ पे दिया गया था लैंड एंड बिल्डिंग से 1 लाख मिला है, तो भाई लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग से 1 लाख मिल गया। उसके बाद कार से 28,000 मिले हैं, कार से मिल गए हैं भाई 28,000। देन डेटर्स से 50% पैसा मिला। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी को भी बेचा है, प्लांट एंड मशीनरी से भी तो 50,000 मिले, तो वो भी लिख देता हूं मैं, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन कितने मिले, 50,000। ठीक है, 50,000 यहां से मिल गया हमको। आगे यहाँ पे है भाई हमारे पास कार हो गया, डेटर बचा। ठीक है, डेटर से उसने बोला भाई 50% पैसा रियलाइज हुआ है, मतलब 48,000 लेने थे तो 50% मिल गए, मतलब 24,000 मिल गए। तो ये भाई एसेट्स को रियलाइज करने की एंट्री, मुझे नहीं लगता अब किसी को दिक्कत होगी यहाँ पे। ठीक है, लास्ट क्लास में भी समझाया था और इस तरीके से एंट्री होती है। अब भाई यहां से लेके यहां तक की सारी एडजस्टमेंट मैंने कर लिए। आगे मुझे बताया गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 है। मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री क्या होती है नॉर्मली। अगर वो नॉर्मली आपको बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 है, जैसे यहाँ पे बोला गया है, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था वहां पे भी बोला गया था, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होती है इसकी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की ये एंट्री होती है। तो भाई एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट, तो टू यहां पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ये था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000। ठीक है, आप लोग एब्रीवेशन का यूज मत करना। ठीक है, तो ये वाली भी बात सारी की सारी होगी। आगे तो वैसे ही कुछ नहीं बोला हुआ, आगे यहां से लेके यहां तक तो सिर्फ ये बोला हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और कैश अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो वो काम तो मैं कर ही रहा हूं ना।
अब ये सारी की सारी चीजें होने के बाद, देखो सब कुछ होने के बाद, जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो सारी होने के बाद मैं एक बार रुकूंगा और सोचूंगा क्या सारे एसेट्स रियलाइज हो गए। देखो गुडविल रियलाइज हो गई, हाँ भाई हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, हाँ भाई हो गई। प्लांट एंड मशीनरी, हाँ वो भी हो गई। कार, हाँ वो भी हो गई। डेटर, हाँ वो भी हो गए। ठीक है, सारे एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, सारे के सारे एसेट्स जो थे वो रियलाइज हो गए। अगर कोई एसेट जो है वो रियलाइज नहीं हुआ होता तो फॉर एग्जांपल गुडविल जो आपको जो है बुक्स में दी गई थी कितनी, 30,000, और मान लो नीचे कुछ लिखा ही ना होता गुडविल के बारे में, तो भाई कोई एंट्री नहीं करते। सिंपल सी बात है, वो एसेट बिका ही नहीं है। ठीक है, उसकी कोई रियलाइजेशन की एंट्री होती ही नहीं, सिंपल। ठीक है ना। अगर आपको किसी एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो आपको क्या करना है, उसको रियलाइज नहीं करना। एक काम करते हैं, मैं आपको ना साथ साथ आपकी बुक से ये वाली बात पढ़ा देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपकी बुक खोलता हूँ और ये वाली बात जहां पे भी लिखी है वो मैं आपको वहां से मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो देखो भाई, थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन कर देते हैं और मैं वो वाला पेज निकाल लेता हूं जहां पे ये सारी बात लिखी हुई है। ये रहा। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो बॉक्स बना हुआ ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 8.8 पे। पेज नंबर 8.8 पे ये बॉक्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस बॉक्स को देखना भाई ध्यान से। यहाँ पे क्या बात लिखी है, यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, यहाँ पे हमें कहा गया है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स लाइक फर्नीचर, व्हीकल, डेटर एक्सेट्रा, इट इज एज्यूम्ड दैट सच एसेट्स हैव नॉट रियलाइज्ड एनी अमाउंट। अगर क्वेश्चन में एसेट्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया कि वो रियलाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो हम ये मानेंगे कि वो रियलाइज नहीं हुए हैं। ठीक है भाई साहब, ऐसा यहाँ पे लिखा गया, आपकी किताब में लिखा गया ये। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा है सेटलमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, इट इज एज्यूम्ड दैट अमाउंट इक्वल टू द बुक वैल्यू इज पेड। जैसे कि देखो मैं आपको समझाता हूँ लाइबिलिटी के केस में। अब देखो क्रेडिटर्स हमें 50,000 दिए गए थे, हमने बुक वैल्यू पे क्रॉस ट्रांसफर कर दिए थे। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी मुझे बताओ क्या लिखा गया कि क्रेडिटर्स को हमने पे किया है, कहीं पे लिखा है ऐसा कि क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट दे दी है? कहीं भी नहीं लिखा। तो क्या पेमेंट नहीं देंगे? तो भाई देंगे पेमेंट, यही बात तो लिखी है। देखो आपकी बुक में ना, मैं आपको एक बार दोबारा से मैं आपको आपकी बुक खोल के दिखाता हूं। यहाँ पे यही तो बात लिखी है, सेटलमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, इट इज एज्यूम्ड दैट अमाउंट इक्वल टू द बुक वैल्यू इज पेड। तो ये एज्यूम किया जाता है कि बुक वैल्यू के इक्वल जो अमाउंट था वो हमने पे कर दिया है, ऐसा यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे हम लोग। ठीक है, कि लाइबिलिटीज को तो हमेशा ही चाहे बोला हो या ना बोला हो बुक वैल्यू पे कर देना है। ठीक है, अगर तो उसकी एक्चुअल पेमेंट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो वो एक्चुअल पेमेंट वैल्यू पे उसको पे करेंगे, अदरवाइज उसकी बुक वैल्यू पे उसको पे करेंगे। ठीक है, दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर मुझे मान लो, देखो मैं समझाता हूँ, 50,000 रुपए देने थे क्रेडिटर्स को। ठीक है, 50,000 मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा होता क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल सेटलमेंट ₹40,000, तो मैं यहाँ पे एंट्री करता 40,000 से, यहाँ पे मैं क्रेडिटर्स लिख देता, यहाँ पे मैं क्रेडिटर्स टू कैश अकाउंट के अंदर क्रेडिटर्स लिख देता कितना, 40,000। और ज्यादा वहां पे दिमाग नहीं लगाना कि कम पैसे दे दिए 10,000 तो 10,000 का फायदा हो गया। भाई फायदा बैलेंसिंग फिगर निकलने पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें सिर्फ एंट्री करनी है उस अमाउंट से जितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन हो रही है, जितना अमाउंट एक्चुअल में आ रहा है या जा रहा है। बात समझ में आती है इतनी? तो यहां पे तो लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला ना क्रेडिटर्स के बारे में। तो अभी मैंने आपको बुक से आपकी नोट पढ़ा है ना, क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि भाई अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाएगा तो इसका मतलब लाइबिलिटीज को उनकी बुक वैल्यू पे किया जाएगा। इट मींस यहाँ पे 50,000 रुपीज ही हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिए होंगे। तो एंड में आके सब कुछ करने के बाद रुक के एक बात जरूर देख लेना, कहीं कोई लाइबिलिटी तो नहीं है जो हमें पे करनी है और क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ ना बोला हो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो पे करना ही करना है। एसेट्स के साथ ये पंगा नहीं है, बट लाइबिलिटीज के साथ ये पंगा है। ठीक है, लाइबिलिटीज के साथ ये पंगा है, तो इसलिए आपको रुक के देखना जरूर है। अब ये सारी की सारी बातें कंप्लीट अब हुई हैं। ठीक है, तो मैं ये टोटल कर लेता हूं, ये 52,000 आ गया। और यहां पे अगर मैं टोटल करूं तो भाई ये आता है 20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 28,000 प्लस कितना है भाई 50,000 और 24,000। ठीक है, ये हो गया भाई 2,200 2,22,000। तो भाई इस तरीके से सारी की सारी चीजें जितनी भी एडजस्टमेंट्स वगैरह थी सब कुछ मैं कर चुका हूं, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करूंगा भाई, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, सिंपल सीधी सी बात। ठीक है,
तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे निकालेंगे। अब भाई ज्यादा वाला बैलेंस किस साइड का है टोटल करके ही पता चलेगा। पहले मैं डेबिट साइड का टोटल करता हूँ, 30,000 प्लस 80,000 प्लस 56,000 प्लस 54,000 प्लस 48,000 और प्लस 52,000, तो टोटल 3,20,000 आ रहा है, ठीक है। और यही टोटल ज्यादा भी है, ठीक है, 3,20,000 डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट मतलब लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा हमको, कितने का होगा भाई, माइनस करते हैं 2,22,000 और माइनस करते हैं 50,000 भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बचेगा 48,000 रुपीज का आपको यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, लॉस ऑन रियलाइजेशन होने वाला है। और इसको मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब तक तो आपको क्वेश्चन एकदम मतलब सही लग रहा होगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं थी। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे उन्हीं की तरह ही यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चंस आपको वही वाले करवा रहा हूँ जहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके हम जो है नई नई बातें भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले उससे पहले हमें इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:1:1 है, तो भाई 48,000 को मैं डिवाइड करता हूँ 2:1:1 में। 48,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 अगर मैं करता हूँ तो 24,000 आता है। तो 24,000, 12,000, 12,000, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने जो है लॉस बांट दिया, लॉस ऑन रियलाइजेशन। इतना काम हो गया सारा का सारा। बैलेंस शीट की सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी बांट चुका था, कुछ वहां पे बचा तो है नहीं, एडजस्टमेंट सारी हो चुकी है। तो अब क्या करना है, सीक्वेंस समझना ध्यान से, मैं कैसे कैसे क्या क्या कर रहा हूं, ठीक है, सीक्वेंस समझना। अब क्या करना है, अब भाई सबसे पहला काम, रियलाइजेशन अकाउंट में जो जो एंट्रीज कैपिटल अकाउंट के नाम से अगर कुछ की हुई है मैंने, तो उसको कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको सिर्फ एक ही एंट्री दिखेगी कैपिटल अकाउंट के नाम से, और वो है लॉस ऑन रियलाइजेशन। इसके अलावा और कोई एंट्री यहाँ पे लॉस ऑन रियलाइजेशन के नाम से आपको नहीं दिखेगी। अगर कोई पार्टनर जो है वो एसेट को लेके चला जाता है या लाइबिलिटी पे कर देता, तो उस केस में वहां पे एंट्री आती है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था, इन्वेस्टमेंट्स जो है वो एक पार्टनर ने टुक ओवर कर ली थी वहां पे, तो उसकी एंट्री हमने की थी, तो वो क्रॉस ट्रांसफर भी हुई थी बाद में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो सिंपल है एकदम, ठीक है। क्रॉस ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्रॉस ट्रांसफर का मतलब यहां से यहां ऐसे क्रॉस में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो यहां पे भाई 24,000 आ गया ए के खाते में, और यहाँ 12,000 आ जाएंगे दोनों के खाते में, बी और सी के खाते में। तो भाई ये वाली चीज भी सारी की सारी आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है भाई, अब क्या है, अब इसके बाद, इतना होने के बाद, कैश अकाउंट के नाम से जो जो चीजें हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, उसको भी क्रॉस ट्रांसफर कर दो कैश अकाउंट में। तो एक तो ये एंट्री है भाई कैश अकाउंट के नाम से, और एक यहाँ पे एसेट रियलाइज करने की एंट्री है कैश अकाउंट के नाम से। तो इन दोनों को ही मैं यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर करूंगा। पहले ये 52,000 जो है इसको क्रॉस ट्रांसफर किया जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 52,000, ठीक है। ये जो लाइबिलिटीज हमने पे की थी उसको मैंने क्रॉस ट्रांसफर कर दिया। अब एसेट की बारी आएगी भाई। एसेट्स के अंदर कितना अमाउंट था, 2,22,000 था, तो उसको भी क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,22,000, 22,000 था यार, ये 22,000, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट को, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा, कुछ भी और तो है नहीं, बस इतनी एंट्रीज थी यहाँ पे। तो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं भाई। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा भाई, यहां पे मैं इस तरीके से क्लोज कर देता हूं भाई अकाउंट को, और यहां पे भी। चलो जी, तो भाई 80,000 रुपीज यहाँ पे जो है ए का टोटल आएगा, और बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, 80,000 माइनस 24,000 अगर मैं करूं तो 56,000। 56,000 का क्रेडिट बैलेंस है ए के कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट बैलेंस मतलब हमने ए को इतने पैसे देने। ये डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर निकली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेबिट बैलेंस है, बात समझना। एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, क्रेडिट ज्यादा था इस वजह से डेबिट बैलेंस आया, ठीक है। डेबिट में मतलब बैलेंसिंग फिगर निकला, तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। एक एक खाते में इतने पैसे पड़े हैं, इतने पैसे हमने उसको देने हैं मतलब।
और यहाँ पे बी के खाते में भी टोटल तो 80,000 ही आएगा। 80,000 में से अगर मैं 12,000 लेस कर दूँ तो 68,000 यहाँ पे हमने बी को देने हैं। और सी को कितने देने हैं भाई, 60,000 में से 12,000 माइनस करेंगे 48,000, 48,000 इतने पैसे हमने सी को देने हैं। अब फर्म तो बंद हो रही है ना, तो पार्टनर्स को उनका पैसा दे देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जर्नल समझ में आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है, डेबिट साइड पे एंट्री हो रही है, और टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से हमारी बैलेंसिंग फिगर निकली। क्लियर है भाई, यहां तक की बात, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे देखना भाई, अब ये कैपिटल अकाउंट के अंदर जो जो एंट्री कैश अकाउंट के नाम से उसको भी क्रॉस ट्रांसफर करूंगा मैं। कहां पे क्रॉस ट्रांसफर करूंगा, कैश अकाउंट के अंदर। तो भाई कैश अकाउंट में यहां पे आते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां पे ए बी एंड सी तीनों के लिए हम लोग उनके अमाउंट लिख देंगे, ए बी एंड सी। कितना कितना पैसा हमने उनको देना है, 56,000, यहां पे आ जाएगा 56,000, 68,000 एंड देन 48,000 भी है, ठीक है, 48,000। तो इसका टोटल करके मैं आउटर कॉलम में लिखता हूँ भाई 56,000, 68,000 और 48,000। तो 1,72,000 रुपीज ये आउटर कॉलम में आ गए। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना भाई। कैश अकाउंट का टोटल अगर मैच कर गया तो आंसर ठीक है, अदरवाइज गलत है। तो मतलब हमें यहाँ पे आंसर भी पता चल जाता है कि आंसर सही है या नहीं है। अगर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट मैच कर जाता है तो आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो भाई यहाँ पे तो मैच कर गया, ठीक है, 2,24,000 दोनों साइड का टोटल आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 15 था। होपफुली समझ में आया होगा अच्छे से, कुछ भी ज्यादा कुछ था नहीं। क्वेश्चंस धीरे धीरे जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, आप प्रैक्टिस करते जाओगे जैसे जैसे, वैसे वैसे न्यू न्यू बातें भी आती जाएंगी और आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 16th इलिस्ट्रेशन है। 16th इलिस्ट्रेशन जो है ये भी बाकी जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं की तरह है। यहाँ पे भी एक आध चीज कुछ न्यू आ जाएगी अब, ठीक है, और बाकी सब वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था, ठीक है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे हमें कहा गया, रीड करेंगे मतलब पहले इसको, ठीक है, अच्छे से। तो ध्यान से देखना इसको, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं। चलो अब भाई बुक में भी साथ साथ खोल लेना। स्क्रीन पे अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आता है तो बुक में खोल के साथ साथ पढ़ते रहना, ठीक है। तो देखो ध्यान से मेरे साथ साथ देखना। पार्थ एंड शिविका वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। पार्थ और शिविका जो है ये पार्टनर्स है एक फर्म में, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है भाई, 3:2 की इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें यहाँ पे दी गई है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2014 वॉज एज फॉलोज। यहाँ पे जो है 31 मार्च 2014 की हमें बैलेंस शीट भी यहाँ पे जो है दी गई है फर्म की। बैलेंस शीट में एसेट्स साइड पे बैंक बैलेंस है, डेटर्स है, स्टॉक है और फर्नीचर है। लाइबिलिटीज साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, शिविकाज सिस्टर्स लोन है, शिविकाज सिस्टर्स लोन, शिविका की जो बहन है उसका लोन है, ठीक है। तो देखेंगे ये क्या चीज है। आगे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं। पार्थ और शिविका का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नॉर्मली जैसे दिया जाता है वैसे दिया गया। उसके बाद कहा गया ऑन द अबव डेट, मतलब 31 मार्च 2014 की बात चल रही है। ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड, फर्म जो है वो बंद हो रही है भाई, बंद हो रही है फर्म। द एसेट्स वर रियलाइज्ड एंड द लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ एज फॉलोज। वो कह रहे भाई इस निम्नलिखित प्रकार से एसेट्स को हमने जो है रियलाइज किया और लाइबिलिटी को हमने पे किया। तो क्या क्या यहाँ पे हरकतें हुई है देखते हैं एक बार। पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे कहा गया कि 50% ऑफ द फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय पार्थ एट 20% लेस द बुक वैल्यू, द रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 1,05,000। तो इस तरह की एक एंट्री मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाई थी, दोबारा करवा के दूंगा आज। डेटर्स रियलाइज्ड 26,000, डेटर को बेच के 26,000 आ गए हैं। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय शिविका फॉर 29,000, स्टॉक को शिविका लेके जा रही है 29,000 में। शिविकाज सिस्टर्स लोन वॉज पेड ऑफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000, शिविका की जो सिस्टर का लोन था वो हमने पे कर दिया 2,000 के ब्याज के समेत। और एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 5,000, तो रियलाइजेशन के खर्चे नॉर्मली दिए गए। यहाँ पे कोई अलग से बात नहीं की गई है इनके लिए कि भाई ये जो खर्चा था ये पार्टनर ने पे किया और फर्म बॉन्ड कर रही है, या कुछ भी ऐसा ऊटपटांग नहीं बोला गया। सिंपली लिखा गया कि भाई इतने हमारे रियलाइजेशन के खर्चे हैं। और फिर कहा गया रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैंक अकाउंट बनाओ। सिंपली मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे दिया गया। तो भाई स्टार्ट करते हैं देखना सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से पेज मुझे थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए यहाँ पे, ठीक है,
इतना काफी रहेगा, ठीक है। 1 मिनट, चलो जी। तो देखना भाई सॉल्यूशन, और सबसे पहले भाई रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फटाफट से काम करता हूं मैं। रियलाइजेशन अकाउंट, और यहां पे आ गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और फिर से यहाँ पे आ गया अमाउंट, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ भाई इस तरीके से, ये लो जी, ये बन गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। और नेक्स्ट हमें बनाना है भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। थोड़ा सा नीचे ही बनाता हूँ मैं, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं भाई। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स आएगा, उसके बाद यहाँ पे पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे, शिविका, पार्थ एंड शिविका, ठीक है। तो पार्थ और शिविका, ठीक है, ये पार्टनर्स के नाम थे। उसके बाद दोबारा से क्रेडिट साइड बना देते हैं, पर्टिकुलर्स एंड देन पार्थ एंड शिविका। पार्थ और शिविका के लिए यहाँ पे भी हमने क्रेडिट साइड पे खाते बना दिए। और लास्ट में अब क्या करेंगे भाई, लास्ट में बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं। तो भाई ये बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया हमने। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, देन फिर से आ गया यहाँ पे अमाउंट। चलो जी, अब भाई स्टार्टिंग करते हैं। मुझे थोड़ा सा रियलाइजेशन अकाउंट में ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों अकाउंट्स को उठा के थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूँ मैं। इतना काफ़ी रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, इतना बहुत है। चलो, तो यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई रियलाइजेशन अकाउंट को। दोबारा से भाई वही वाले सारे स्टेप्स हैं जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाए थे, ठीक है। तो फोकस पूरा रखना, लेकिन फोकस पूरा रखना, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया थोड़ा सा भी अगर आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए पूरा का पूरा फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए। अब भाई यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि सारे एसेट्स को सबसे पहले हम लोग क्रॉस ट्रांसफर करेंगे। तो एक एक करके सारे एसेट्स को देखते हैं भाई। बैंक अकाउंट का बैलेंस तो भाई यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमने बैंक अकाउंट बना रखा है। बैंक अकाउंट बना रखा है तो वहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है। टू बैलेंस बीडी कितना यहाँ पे था भाई, 1,72,000 रुपीज का अमाउंट था। तो ये तो 1,72,000 रुपीज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मतलब जो जो अमाउंट जहां जहां जाने चाहिए ना, साथ के साथ ही डाल दो, ठीक है, बाद का पंगा मत रखो। इसीलिए मैं तीनों खातों के फॉर्मेट एक साथ बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम सेव हो एग्जाम में। डेटर का अमाउंट 27,000, स्टॉक का 50,000 और फर्नीचर का 2,20,000। इन तीनों को सीधा सीधा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करेंगे टू डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट और टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट क्या क्या थे इनके भाई, अमाउंट थे इनके 27, 50 और 2,20,000। 27,000, 50,000 और 2,20,000, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आ गया। तो भाई सारे के सारे एसेट्स को जहां जहां पोस्ट करना चाहिए था मैंने कर दिया है। अब आगे बढ़ेंगे लाइबिलिटीज की तरफ। लाइबिलिटीज साइड पे जाके जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी होती है सिर्फ उन पे ध्यान देना, और आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर कर देना। सबसे पहले क्रेडिटर्स दिखेगा आपको, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी होती है, तो भाई सीधा सीधा यहाँ पे आ गए बाय क्रेडिटर्स 80,000।
उसके बाद हमें दिया गया है शिविकाज सिस्टर्स लोन। भाई शिविका की जो सिस्टर है क्या वो हमारी फर्म की कोई पार्टनर वार्टनर है क्या? नहीं है। शिविका हमारी फर्म में पार्टनर है, बट उसकी सिस्टर तो आउटसाइडर है कि नहीं है हमारे लिए? वो तो आउटसाइडर है ना। अब यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे फर्म ने लोन शो किया हुआ है, शिविकाज सिस्टर्स लोन। इसका मतलब फर्म ने शिविका की सिस्टर से लोन लिया है और फर्म ने अब उसको पैसे देने हैं, तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, फर्म के लिए लाइबिलिटी है उसके प्रति। और ये आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है कि नहीं है? हाँ भाई, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है। तो इसका मतलब ये भी यहां पे ट्रांसफर होगा बाय शिविकास सिस्टर्स लोन। शिविकास सिस्टर्स लोन। तो ये अमाउंट कितना था भाई इसका? 20,000। ठीक है, तो 20,000 ये भी यहां पे क्रॉस ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये भी क्रॉस ट्रांसफर होगा। अब बैलेंस शीट की तो सारी चीजें हो गई है, कैपिटल बची है ना, तो कैपिटल को भी डाल देते हैं भाई। कैपिटल अकाउंट में 1,75,000 और 1,94,000। ठीक है, तो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस आ गया कैपिटल का। बैलेंस बीडी 1,75,000 और कितना था? 1,94,000। 1,94,000। ठीक है, तो ये भाई हमने कैपिटल्स को भी जहां पोस्ट करना चाहिए था कर दिया। मैंने बैलेंस शीट की सारी चीजों को पोस्ट कर दिया जहां जहां पे जानी चाहिए थी। ठीक है, अब बैलेंस शीट में तो कोई पंगा नहीं बचा ना, अब सिर्फ एडजस्टमेंट्स का पंगा है ना, तो आराम आराम से करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट्स सबसे पहली एडजस्टमेंट पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहली वाली एडजस्टमेंट पे चलते हैं। पहली एडजस्टमेंट क्या है कि भाई 50% ऑफ द फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय पार्थ एट 20% लेस द बुक वैल्यू एंड द रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 1,05,000। सुनना ध्यान से भाई, टोटल फर्नीचर कितना है भाई? 2,20,000। 2,20,000। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं आपको ऊपर लिख के बताता हूँ, यहाँ पे तो नहीं होगा। ठीक है, या नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके ना, यहां पे लिखता हूं। देखो 2,20,000 का फर्नीचर है, 2,20,000 का फर्नीचर यहां पे दिया गया है। ठीक है, और इसमें से वो बता रहा है कि 50% जो है वो किसने ले लिया? टेकन ओवर बाय पार्थ। टेकन ओवर बाय पार्थ। और बाकी जो बैलेंस 50% बच गया, बैलेंस, उसकी भी बात की गई है। अब जो टेकन ओवर बाय पार्थ है उसकी बुक वैल्यू क्या होगी? मुझे बताओ जरा, बुक वैल्यू। 50% जो फर्नीचर पार्थ ले गया उसकी बुक वैल्यू क्या होगी भाई? टोटल बुक वैल्यू कितनी थी? 2,20,000, तो उसका 50% कितना हो जाएगा? 1,10,000। और ऐसे ही ये जो फर्नीचर बैलेंस बच गया इसकी बुक वैल्यू भी 1,10,000। इतनी बात समझ में आती है आपको? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि 50% ऑफ द फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय पार्थ एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। वो कह रहा है भाई 50% फर्नीचर जो पार्थ लेके जा रहा है ना, वो बुक वैल्यू से 10% कम रेट पे लेके जा रहे हैं। इसका मतलब वो टेकन ओवर वैल्यू क्या है? टेकन ओवर वैल्यू क्या है भाई? 20% लेस। ठीक है, तो लेस कर दो भाई 20%, तो 1,10,000 का 20% अगर निकाला जाए तो 22,000 यहां पे आएगा। तो ये टेकन ओवर वैल्यू आ गई आपके पास, ये आ गई भाई 88,000। तो मतलब 1,10,000 वाला फर्नीचर पार्थ ले गया कितने में? 88,000 में। और आगे क्या बोला गया भाई? आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार। आगे यहाँ पे बोला गया कि द रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 1,05,000। बाकी फर्नीचर हमने बेच दिया, रियलाइज कर दिया कितने में? 1,05,000 में। तो ये वाला फर्नीचर रियलाइज्ड फॉर 1,05,000। 1,05,000। तो ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। अब ये वाले फर्नीचर की अगर मैं बात करूं जो पार्थ ले गया, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? पार्थ फर्नीचर ले गया, फर्म का फर्नीचर ले गया 88,000 में। अब फर्म ने पार्थ से पैसे लेने हैं कि नहीं लेने? फर्म ने पार्थ से पैसे लेने हैं, तो फर्म पार्थ को अपना क्या बना लेगी? डेटर। तो पार्थ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्थ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे भाई? सुनना ध्यान से, फर्नीचर चला गया तो टू फर्नीचर नहीं कर सकता, फर्नीचर को ऑलरेडी मैं ट्रांसफर कर चुका हूं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो यहां पे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपको एंट्री समझ में आई होगी, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब 88,000। हमेशा रियलाइजेबल वैल्यू पे एंट्री करेंगे। अगर रियलाइजेबल वैल्यू आपको दी जाती है तो रियलाइजेबल वैल्यू पे एंट्री कर देंगे यहाँ पे। बाकी वो कह रहे हैं कि ये वाला फर्नीचर जो बैलेंस फर्नीचर था वो 1,05,000 में बिक गया, तो बिकने की एंट्री क्या होगी भाई? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू फर्नीचर अकाउंट तो नहीं कर सकता ना यहाँ पे भी भाई, फर्नीचर को मैं ट्रांसफर कर चुका हूं ना, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट।
तो ये 1,05,000 रियलाइजेबल वैल्यू पे इसकी भी एंट्री हो जाएगी 1,05,000 पे, ठीक है। अब इन दोनों एंट्री की पोस्टिंग करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग देखो, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी बाय पार्ट्स कैपिटल अकाउंट। तो बाय पार्ट्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए में लेके गया, 88,000 में। तो यहां पे लिख देते हैं फर्नीचर टुक ओवर, फर्नीचर टुक ओवर कर गया भाई वो। और बाकी जो रियलाइज हो गया उसकी एंट्री बाय बैंक अकाउंट के नाम से यहां पे की जाएगी, और यहां पे मैं फर्नीचर को शो कर दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया भाई फर्नीचर। फर्नीचर कितने रुपए में रियलाइज हुआ था, ये 1,05,000 में, ठीक है। 1,05,000 में ये रियलाइज हुआ था। तो भाई ये हो गई हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई और कुछ भी खास नहीं था, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। डेटर्स रियलाइज्ड 26,000, तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पे डेटर्स आ जाएगा 26,000, सिंपली एकदम एसेट रियलाइज करने की एंट्री। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय शिविका फॉर 29,000, स्टॉक जो है वो कौन लेके जा रही है, शिविका ले गई, कितने में, 29,000 में। तो एंट्री क्या होगी, शिविकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है ना। जैसे देखो यहाँ पे पार्थ जब फर्नीचर लेके जा रहा था तो उसकी एंट्री यही हुई थी ना, पार्थ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसको डेटर बना लिया था हमने अपना। तो यहाँ पे भी शिविकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई टू स्टॉक नहीं कर सकते, स्टॉक को रियलाइजेशन में ट्रांसफर ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसकी एंट्री मुझे अलग से करनी पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूं मैं, और यहाँ पे लिखते हैं बाय शिविकाज कैपिटल अकाउंट। और कोई एसेट भी रियलाइज हो रहा है क्या, नहीं, तो थोड़ा स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो यहीं पे लिख देते हैं बाय शिविकास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए में स्टॉक लेके जा रही है भाई वो, तो 29,000 में। तो रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे स्टॉक टुक ओवर, स्टॉक टुक ओवर, ठीक है। तो ये वाला काम भी हमारा यहाँ पे हो गया है। अब भाई आगे और क्या है, इसके बाद आगे बोला गया कि शिविकाज सिस्टर्स लोन वाज पेड ऑफ अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑफ 2,000, ठीक है। शिविका की सिस्टर का जो लोन था, देखो यहाँ पे हमने उसको ट्रांसफर किया था, ये देखो क्रेडिट साइड पे, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये लाइबिलिटी है ना हमारी, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। वो कह रहे हैं इसको हमने पे कर दिया अलोंग विद 2,000 रुपीज इंटरेस्ट। तो भाई लाइबिलिटी को पे करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे पढ़ा रखा है ना मैंने, टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे शिविकाज सिस्टर्स लोन, शिविकाज सिस्टर्स लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 2,000 रुपीज। तो मतलब 20,000 तो ये वाले पे कर दिए और प्लस 2,000 का ब्याज भी पे किया, तो टोटल कितना पे किया, 22,000। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये जो ब्याज था इसकी क्या अलग से एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो भाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लाइबिलिटी को अगर मैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो इस तरीके से एंट्री होगी यहाँ पे, ठीक है, बता दिया मैंने। आगे देखो, आगे है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 5,000। तो ये तो भाई हमने टू बैंक अकाउंट में यहाँ पे लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना था भाई, 5,000। सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया इस बार मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, सीधा ये अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया, ठीक है। स्पेस कम था ना वहां पे, आप लोग जो है उसको उस तरीके से लिख लेना, ठीक है, टोटल करके बाहर फिर आउटर कॉलम में लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे तो मैं टोटल कर लूंगा, ठीक है। 1,05,000 और प्लस 26,000 एसेट को जो रियलाइज किया उससे 1,31,000 मिल गए, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, इतना करने के बाद क्या कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं बच गई है जिसको क्वेश्चन में, जिसके बारे में कुछ ना कहा गया हो। तो लाइबिलिटीज कितनी थी क्वेश्चन में, तो यहीं से पता चल जाएगा भाई, ये रही हमारी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, देखो ये रही, दो ही तो थी। अब शिविकाज सिस्टर्स लोन तो जो क्वेश्चन में था उसके बारे में कहा गया था, हमने पे कर भी दिया, लेकिन क्रेडिटर्स के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया क्वेश्चन में, तो बुक वैल्यू पे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स भी लिख देता हूं मैं, क्रेडिटर्स भी लिख देता हूं, कितना, 80,000, ठीक है। एक काम करूं, इसको इनर कॉलम में सारा लिख के दिखाऊं आपको, रुक जाओ, ठीक है, इनर कॉलम में लिख के दिखा देता हूं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे भैया ये अलग तरीके से लिख रहे हो आप, ठीक है। तो शिविकाज सिस्टर्स लोन, और यहां पे आएगा 22,000, टोटल कितना आएगा 22,000। और कैसे आया ये, 20,000 प्लस 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट भी पे किया। उसके बाद रियलाइजेशन
एक्सपेंसेस, आप एब्रीवेशन का यूज नहीं करेंगे, मैं कर रहा हूं, ठीक है, आप नहीं करेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला नहीं था, तो मैंने बताया कि भाई पे करना ही करना है, बुक वैल्यू पे करेंगे। लाइबिलिटीज के बारे में अगर कुछ नहीं बोला होगा तो मैंने आपको आपकी बुक से भी पढ़ा दिया ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा भाई, 1,07,000 होगा आई थिंक, 1,07,000, ठीक है। अब ठीक है, तो भाई सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं। जिन लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं कहा गया था उनको भी मैंने क्या कर दिया, उनको भी मैंने यहाँ पे कर दिया, क्रेडिटर्स को भी मैंने पे कर दिया। अब क्या करना है, इतना करने के बाद भाई बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और क्या करेंगे, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो निकालते हैं भाई बैलेंसिंग फिगर, टोटलिंग करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल एक बार ले लेता हूँ। यहाँ पे कितना आता है भाई, 27,000 और प्लस 50,000 प्लस 2,20,000 और प्लस 1,07,000, ठीक है। तो 4,04,000 और इधर का ही टोटल ज्यादा लग रहा है मुझे, 4,04,000। और लॉस ऑन रियलाइजेशन निकालते हैं भाई, माइनस करते हैं 29,000, 1,31,000, 88,000, फिर माइनस करेंगे 20,000, फिर माइनस करेंगे 80,000। तो 56,000 रुपये का यहाँ पे लॉस आ रहा है, ठीक है, 56,000 रुपये का यहाँ पे लॉस आ रहा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। और कौन कौन से पार्टनर्स में बांटना है इसको, पार्थ और शिविका में। तो यहां लिखते हैं पार्थ, यहां लिखते हैं शिविका। क्वेश्चन में क्या हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई थी इन दोनों की, तो हाँ भाई 3:2 यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। तो इस 56,000 को मैं 3:2 की रेशियो में बांट दूंगा। 56,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 अगर मैं करता हूं तो 33,600 आता है। और 56,000 को अगर मैं इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 करता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 5 तो ये आता है 22,400। तो ये भी मैंने बांट दिया। अब इतना काम होने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में जो जो एंट्री कैपिटल अकाउंट के नाम से हुई है उनको क्रॉस ट्रांसफर किया जाएगा। भाई डेबिट साइड पे देखो कोई भी एंट्री नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से हो, लेकिन क्रेडिट साइड पे आपको दिख जाएगी। कौन कौन सी, एक तो ये एंट्री थी, देखो ये वाली जो फर्नीचर टुक ओवर किया था पार्थ ने, और एक ये वाली एंट्री थी जो शिविका ने स्टॉक टुक ओवर किया था। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर करूंगा। और एक और एंट्री यहाँ पे ये भी आ गई है हमारी, लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान से देखना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे पार्थ के अकाउंट में टोटल कितना क्रॉस ट्रांसफर होगा, एक तो ये 88,000 और एक ये 33,600, टोटल कितना हो जाएगा, 88,000 और 33,600 का टोटल हो जाएगा 1,21,600, 1,21,600। बात समझ में आ रही है ना। ये देखो पार्थ के कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, और ये वाला भी तो कर रहा हूं उसके खाते में। तो एक ही बार में टोटल कर दिया सीधा, 88,000 और 33,600 को एक ही बार में कर दिया पूरा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं शिविका के खाते में करूंगा भाई, 29,000 ये वाला और 22,400 ये वाला, ठीक है। 29,000 और 22,400, 51,400, 51,400 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये भी क्रॉस ट्रांसफर मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया है भाई साहब, यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो जी, अब देखना भाई आगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो जो चीजें ट्रांसफर होनी चाहिए थी वो कर दी है मैंने। अब क्या करना है, इससे अगला स्टेप, बैंक अकाउंट के नाम से जो जो चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में है उनको भी क्रॉस ट्रांसफर किया जाएगा। तो एक ये एंट्री और एक ये एंट्री, बस दो ही एंट्री है, क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे इनको। तो भाई करते हैं इनको भी क्रॉस ट्रांसफर, ठीक है। तो सबसे पहले 1,07,000 चला जाएगा बैंक अकाउंट में, यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। एक मिनट रुकना, रियलाइजेशन अकाउंट 1,07,000, ठीक है। और ऐसे ही जो एसेट्स को रियलाइज किया था 1,31,000 मिला था ना उससे, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रॉस ट्रांसफर उसको भी कर दिया, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,31,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट से जो जो चीजें कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट में जानी चाहिए थी उनको मैंने क्रॉस ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करूंगा, पहले मैं कैपिटल अकाउंट को क्लोज करूंगा, देन मैं किस पे जाऊंगा, देन मैं जाऊंगा उस पे बैंक अकाउंट पे, ठीक है। तो अभी पहले मैं कैपिटल अकाउंट को क्लोज करूंगा। तो क्लोजिंग करते हैं भाई यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की। तो देखो ध्यान से, देखो जी देखो, ध्यान से देखो। तो भाई इजी इजी क्वेश्चंस है, कोई इतने खास अभी तक कोई नई बातें हमने नहीं पढ़ी हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में भी कुछ इतना नया खास तो नहीं था ना,
बस यहाँ पे नया क्या आया था, नया तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी नया नहीं था। वो शिविकास सिस्टर्स लोन आ गया था यहाँ पे, बस वो तो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी था, वो तो आपको अब कॉमन सेंस से भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें भी अगर डाउट होगा तो वो क्लियर हो गया होगा वो आपका, है ना, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी था वो। तो भाई यहाँ पे अगर मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूं पार्थ के लिए, तो पार्थ का बैलेंसिंग फिगर आएगा 53,400, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे शिविका के लिए भी निकाल लेता हूँ भाई, 1,94,000 रुपीज, 1,94,000 रुपीज, और 1,94,000 में से माइनस करेंगे 51,400, तो 1,42,600, ठीक है, ये आ गया। अब भाई पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब पार्टनर को इतना पैसा मुझे देना है, तो दे देते हैं टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया हमारा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, क्रॉस ट्रांसफर करेंगे कहां पे, पार्टनर्स सॉरी बैंक अकाउंट में, ठीक है, बैंक अकाउंट में, यहां पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्थ एंड शिविका, पार्थ एंड शिविका, कितना कितना अमाउंट है भाई, 53,400 यहां पे आएगा, और 1,42,600 यहां पे आएगा। तो सारा काम हो चुका है। अब क्या करना है भाई, बैंक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालना है। 53,400 और 1,42,600 को मैं अगर टोटल करता हूं तो 1,96,000 यहां पे आता है। अब मैं दोनों साइड का अगर मैं बैलेंस टोटल करूं तो भाई सेम मैच करना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो 1,07,000 और 1,96,000 को पहले मैं टोटल करता हूँ, ये 3,03,000 आ रहा है, 3,03,000। देखते हैं क्या भाई यहाँ का टोटल भी मैच करता है, डेबिट साइड वाला भी, 1,72,000 और 1,31,000। तो हाँ भाई ये भी 3,03,000 आ गया, ये भी 3,03,000 आ गया, इट मीन्स मैच कर गया। तो भाई ये हमारा एक और क्वेश्चन हमने कर लिया है भाई, इलिस्ट्रेशन नंबर 16 भी हमारा हो चुका है, ठीक है, 16th इलिस्ट्रेशन भी हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ के हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे भाई नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा, एक मिनट रुकना जरा भाई, चलो कोई नहीं, ऐसे करते हैं, चलो। तो भाई अब हम आगे अगले क्वेश्चन पे, और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा तो नहीं है, मतलब इसमें थोड़ी ज्यादा चीजें, ठीक है, इतना मतलब टफ नहीं है क्वेश्चन ये, बट इसमें कुछ बहुत सारी नई बातें हम सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को, अच्छा खासा क्वेश्चन है यहाँ पे, और बहुत सारी नई बातें यहाँ पे मैं आपको जो है सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से देखते रहना इसको, काफी सारी नई बातें हैं इसमें, काफी सारी। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी आपकी क्लास कितने घंटे की हो गई है, अभी आपकी क्लास हो गई है भाई साहब 1 घंटे के लगभग हुई है, ठीक है, 57 मिनट्स के अराउंड आपकी क्लास अभी हुई है, 57 मिनट्स के अराउंड हुई है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आधा घंटा जो है थोड़ा सा लग सकता है, ठीक है, आधा घंटा या उससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, 40 मिनट्स, 30 या 40 मिनट्स के अराउंड, ठीक है, इस क्वेश्चन में लगेंगे। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को खोल लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी सारी न्यू बातें हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भाई अच्छे से समझना, अच्छे से, काफी सारी न्यू बातें हैं, काफी सारी। तो देखो भाई ध्यान से, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि भाई ए और बी की बैलेंस शीट हमें यहाँ पे दी गई है, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट यहाँ पे हमें दी गई है। आगे हमें यहाँ पे कहा गया है कि भाई एसेट साइड पे, एक मिनट रुकना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कुछ काम, ठीक है भाई, अब चलो। तो भाई फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2020, और उसके बाद एसेट साइड पे कैश है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड या स्टॉक एक ही बात होती है, कंफ्यूज मत हो जाना, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, डेटर में से लेस किया हुआ है प्रोविजन, अभी तक नहीं आया था ना ऐसा, अब आ गया, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, गुडविल है, और P&L अकाउंट का बैलेंस भी है, मतलब बहुत सारी बातें, ठीक है, बहुत सारी बातें। ऐसे ही लाइबिलिटीज साइड पे अगर मैं जाऊं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन बाय मिसिज ए, लोन बाय मिसिज बी, लोन बाय बी, मतलब अलग अलग तरीके के लोन यहाँ पे दिए गए हैं। जनरल रिजर्व भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, और कैपिटल के बैलेंसेस दिए गए हैं ए और बी के। तो मतलब यहाँ पे भी काफी सारी बातें आपको दिखने को मिल जाती हैं बैलेंस शीट में। उसके बाद देखते हैं भाई आगे और क्या क्या बोला गया है। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2020। जो फर्म है वो 1 अप्रैल 2020 को जो है वो डिजॉल्व हो रही है। एंड फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक्स प्लेस, और ये ट्रांजेक्शंस जो है वो हुई है। क्या क्या ट्रांजेक्शंस है, देखो काफी सारे पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट, ए टुक ओवर
ए अंडरटुक, ठीक है, ए अंडरटुक, एक मिनट रुक जाओ, ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेज ए एंड टुक स्टॉक इन ट्रेड एट 4000। तो मतलब ए के बारे में कुछ बात बोल रखी है कि ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेज ए एंड टुक स्टॉक इन ट्रेड एट 4000। मैं बताऊंगा ये सारी क्या बात है, मैं जस्ट रीड आउट कर रहा हूं, अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा इसमें से, ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं समझाऊंगा। आगे है बी टू कवर हाफ द इन्वेस्टमेंट्स एट 10% डिस्काउंट। बी जो है ऐसा बोला गया है कि 10% डिस्काउंट पे जो है वो आधी इन्वेस्टमेंट ले गया, ठीक है, हाफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। तो देखेंगे क्या करना है इसका। डेटर्स रियलाइज्ड 19,000, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर वर ड्यू आफ्टर 1 month बट दे वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% पर एनम। तो यहां पे भी कुछ बात बोल रखी है, भारी भरकम सी, अजीब सी, कुछ समझ में ही नहीं आया मुझे तो। आगे है प्लांट रियलाइज्ड 25,000, बिल्डिंग 40,000, गुडविल 6,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 4,500। आधी इन्वेस्टमेंट तो बी ले गया था और बाकी जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है उसकी बात चल रही है यहाँ पे, वो 4,500 में रियलाइज हो गई है। देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर इन द फर्म which had been written off completely from the books. It is now estimated to realized 300. It was taken by B at this estimated price. वो कह रहा है भाई एक ओल्ड टाइपराइटर था फर्म के पास जो कि हमने कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया था, उसकी जो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है वो 300 है, और बी जो है उसको एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू पे टेक ओवर करके लेके जा रहा है। ऐसी कुछ बातें बोली हुई हैं, ये सारा मैं आपको दोबारा से पढ़ के अच्छे से समझाऊंगा, अभी जस्ट मैं गो थ्रू कर रहा हूँ क्वेश्चन में क्या क्या दिख रहा है हमें। आगे है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो 1000 के हैं, ठीक है, तो काफी सारी बातें हैं इस क्वेश्चन में। फिर बोला है कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओ, और फिर वो बोलता है कि भाई क्या बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपसे जो है मांग रखी हैं। तो भाई करते हैं स्टार्ट, करते हैं जी, करते हैं स्टार्ट। और यहां पे मैं एक चीज आपको पढ़ाना चाहूंगा, एक बार मैं आपको आपकी बुक में लेके चलता हूं, ठीक है, और यहां पे आपको कुछ चीजें मुझे बतानी है। अब वो कहां पे है मुझे नहीं पता, यही कहीं पे होगा कुछ, एक मिनट। ठीक है, ये देखो भाई, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेज नंबर 8.6 पे आपको मिल जाएगा। आप एक काम करा करो कि ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट बता देता हूं, इनको आप अलग से एक कॉपी में अलग से 2 पेजेस छोड़ के बना लो इस चैप्टर के लिए, मतलब 2 पेजेस आप अलग से कर लो इस चैप्टर के लिए। वहां पे आप ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको लिखते रहा करो, ठीक है। बाद में क्या होगा, बाद में आपको वहां से पढ़ के आपको जो है फटाफट से क्विकली रिवाइज हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं यहाँ पे है क्या। देखो, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट के बारे में कुछ बात है। लोन बाय पार्टनर आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये आउटसाइडर्स लाइबिलिटी नहीं होता, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। लोन बाय पार्टनर अकाउंट आर केप्ट एंड पेड सेपरेटली, वो कह रहे हैं लोन बाय पार्टनर अकाउंट अलग से बनाया जाता है और वहां पे उसकी पेमेंट वगैरह अलग से की जाती है। इट इज सो बिकॉज लोन बाय पार्टनर इज टू बी पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज बट बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल। अब सुनना ध्यान से, मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स पढ़ाया था इस चैप्टर में, मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाता हूं। देखो ये रहा, ये आपको मैंने पढ़ाया था, ये एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। यहां पे मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम थर्ड पार्टी डेट्स पे करते हैं, थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी पे करते हैं, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी पे करते हैं, देन हम पार्टनर के लोन एंड एडवांसेस पे करते हैं, देन हम पार्टनर की कैपिटल पे करते हैं, देन हम जो बच जाता है वो पार्टनर्स में बांट देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अगर आप इस हायरार्की को याद रखो, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स जो कि सेक्शन 48 में आपको दिया गया था, तो उस हिसाब से पार्टनर से अगर फर्म ने लोन दिया है तो वो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी पे होने के बाद ही पार्टनर को पे किया जाएगा, लेकिन कैपिटल पे करने से पहले पार्टनर को पे किया जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले पार्टनर्स लोन अकाउंट जरूर बनाऊंगा, क्योंकि कैपिटल की पेमेंट से पहले मुझे लोन की पेमेंट करनी है पार्टनर को, ठीक है। सेक्शन 48 में लिखा हुआ है ये, ठीक है, सेक्शन 48 में लिखा हुआ है ये। तो ये बात हम लोग जो है यहां पे हमने पढ़ ली है। और
अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूँ और मैं स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा खाते वाते आपको बना के दिखाने हैं। चलो जी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई सॉल्यूशन, और ध्यान से देखना भाई, बने रहना ध्यान से। रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन फिर से पर्टिकुलर्स, एंड देन फिर से अमाउंट। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए मैं ज़्यादा जगह यहाँ पे छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह मुझे चाहिए भी होगी, यूज़ भी होगी, क्योंकि एसेट्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। एसेट्स का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे एसेट्स। चलो जी, तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया और मुझे अब बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स, अच्छा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले लोन अकाउंट बनाऊंगा भाई, अभी अभी पढ़ा है ना मैंने, तो लोन अकाउंट, अभी गड़बड़ हो जाती, ठीक है। और लोन अकाउंट कौन से वाले पार्टनर का बनाऊंगा भाई, जिसका लोन है उसी का तो बनाऊंगा ना। तो एक बार देखते हैं पहले क्वेश्चन में कि लोन कौन से पार्टनर का था भाई, लोन बाय बी था। अब देखो ये तो मिसिज एज लोन, मिसिज बीज लोन है, मिसिज ए और मिसिज बी तो आउटसाइडर है, ठीक है, बात को समझना। आउटसाइडर्स लायबिलिटी तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है ना, पार्टनर से जो लोन लिया है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, उसके लिए अलग से खाता बनता है, कैपिटल अकाउंट से पहले बनता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट से पहले बनता है, सेक्शन 48 में लिखा हुआ है भाई, ऐसा पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। चलो, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैं लोन अकाउंट का पहले फॉर्मेट बनाता हूँ, ठीक है, और बाद में देखेंगे सारी चीजें। तो बीज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट बड़ा क्वेश्चन है भाई ये वाला, तो अच्छे से देख लेना, अदरवाइज जहां पे दिमाग थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो सब कुछ समझ के बाहर चला जाएगा फिर, ठीक है। फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, भगवान स्वयं भी आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे उस केस में, ठीक है। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ जाएगी फालतू की। तो ये हमारा लोन अकाउंट का हमने फॉर्मेट बना दिया यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक काम मैं करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़नी है, तो लोन अकाउंट को थोड़ा सा नीचे खिसकाना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। लोन अकाउंट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे और नीचे ले जाता हूँ, इतना सफिशिएंट रहेगा क्या, थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं, ठीक है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, लोन अकाउंट में कोई इतनी ज़्यादा जगह तो लगेगी नहीं, यहां पे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहां पे हम लोग बनाने वाले हैं, और यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, और पार्टनर्स के नाम ए बी सी थे, ठीक है, ए बी और सी ही थे ना, नहीं ए और बी थे, ठीक है, सी नहीं है, ए और बी दो ही पार्टनर्स है, तो ए एंड बी, फिर से यहां पे पर्टिकुलर्स, एंड देन फिर से ए और बी, ठीक है। तो ये हमने बना दिया भाई यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, और लास्ट अब हमारा कौन सा फॉर्मेट रह गया है, बैंक अकाउंट का फॉर्मेट, और फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाएंगे बहुत ही आराम से। और क्वेश्चन का फ्लो ध्यान से देखना, मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं उसको, और दोबारा भी करके देखना सारे क्वेश्चंस दोबारा से, ठीक है। अब बनाते हैं भाई बैंक अकाउंट का फॉर्मेट, यहां पे बना देता हूं मैं बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो ये हमारा बैंक अकाउंट का भी फॉर्मेट हमने बना दिया। अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे।
तो भाई उसी तरीके से मैं आंसर यहाँ पे करूंगा जैसे मैंने लास्ट वाले कुछ क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स को उनकी बुक वैल्यू पे क्रॉस ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। एसेट्स को उनकी बुक वैल्यू पे क्रॉस ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि भैया यहाँ पे तो कैश और बैंक दोनों के बैलेंस हमें दिए हुए हैं, अब क्या करें, हमने तो बैंक अकाउंट बनाया सिर्फ, तो कैश का बैलेंस कहाँ जाएगा। तो देखो भाई देखो, सबसे लास्ट में एक और खाता मैं बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मैं बना रहा हूं कैश अकाउंट, ठीक है। एक काम करते हैं, इस बैंक अकाउंट को यहां से मैं थोड़ा सा उठा के नीचे कर रहा हूं, आप देखते रहना, ध्यान से देखते रहना। कहीं पे भी अगर आपकी पलक झपक गई ना तो फिर समझ नहीं आएगा कि उस कैश अकाउंट का क्या करेंगे, ठीक है। यहां पे मैं एक खाता बनाऊंगा कैश अकाउंट, और देखना ध्यान से कि इसका करना क्या है मुझे। ये मैंने बना दिया कैश अकाउंट, जैसे बैंक अकाउंट बनाता हूं वैसे कैश अकाउंट बना दिया मैंने। पर्टिकुलर्स और यहां पे अमाउंट, तो ये भाई हमारा बन गया कैश अकाउंट। अब भाई कैश अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में कितना दिया था, एक बार जाके देखते हैं जरा कि कैश अकाउंट का कितना अमाउंट हमें यहाँ पे गिवन था। तो क्वेश्चन मैं खोल लेता हूँ फटाफट से, और 5500 रुपए यहाँ पे 5500 रुपीज मुझे कैश इन हैंड दिया गया है। तो मैं कैश अकाउंट के अंदर उसका ओपनिंग बैलेंस लिख दूंगा, टू बैलेंस बीडी, जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है। टू बैलेंस बीडी 5500। और बैंक अकाउंट का भी मैं एक बार जाके ओपनिंग बैलेंस देखता हूं, ध्यान से देखते रहना, 8000 रुपए, ठीक है। ये भी मैं वहां पे जाके लिख देता हूं, ठीक है। ये भी मैं बैंक अकाउंट में जाके, बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 8500 था क्या, मैं भूल गया यार, 8000 था। चलो ये आ गया 8000। अब क्या करना है, सुनना ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैश अकाउंट को क्लोज कर रहा हूं, क्लोज कर दूंगा। ये कितना आ गया 5500, ये कितना आ गया, बैलेंसिंग फिगर निकल गया 5500। और ये जो बैलेंसिंग फिगर आया ये मैं क्रॉस ट्रांसफर कर दूंगा बैंक अकाउंट में। मैंने अपना कैश जमा करा दिया बैंक में, जर्नल बना के देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहां पे आ जाएगा कितना, टू कैश अकाउंट के नाम से 5500। ये काम करना है जब दोनों बैलेंसेस दिए होंगे, ये काम करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना, कैश अकाउंट को उठा के सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप बैंक अकाउंट का बैलेंस उठा के कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, और बाकी बाद में सारी एंट्रीज कैश के थ्रू हो सकती हैं। पूरे क्वेश्चन में जितनी भी एंट्री होंगी वो कैश के थ्रू हो जाएंगी, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो आप। मैंने अभी कैश अकाउंट का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, और अब जितनी भी एंट्री होंगी वो बैंक अकाउंट के थ्रू ही होंगी, ठीक है ना। जितनी भी एंट्री होंगी वो बैंक अकाउंट के थ्रू होंगी। अब तो अब देखते रहना भाई दिल थाम के, ध्यान से। तो कैश और बैंक का बैलेंस तो जहां जाना चाहिए था वहां डाल दिया गया है। अब आती है बात स्टॉक इन ट्रेड की, जिसको मैं स्टॉक नॉर्मली बोल सकता हूं, और उसका अमाउंट 5000 यहां पे गिवन है। तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट में टू स्टॉक अकाउंट 5000, ये अपना स्टॉक चला गया यहां पे। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, कितनी 10,000 टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक बात पे ध्यान देना, टू इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 10,000। जब भी आप इन्वेस्टमेंट लिखोगे तो ये जरूर देखना कहीं क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो नहीं है। देखो ध्यान से, तो है भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक ही बात होती है। अगर ये है तो ये भी क्रॉस ट्रांसफर होगा, हालांकि ये रिजर्व है और मैंने बोला था रिजर्व ट्रांसफर नहीं होते। बट मैं यहां पे एक बात पढ़ा रहा हूं, क्या बात पढ़ा रहा हूं, एसेट्स को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो उनसे रिलेटेड सारे प्रोविजन जो रिजर्व भी क्रॉस ट्रांसफर होंगे। जैसे कि अगर मैं डेटर की बात करूं तो डेटर कितना है 20,000, लेकिन उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो भी मुझे दिया गया है यहाँ पे 2,000, तो प्रोविजन भी ट्रांसफर होगा। नॉर्मली नहीं होता, बट एसेट से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो ट्रांसफर होंगे। एसेट्स से रिलेटेड अगर मुझे कोई एसेट दिया गया और उससे संबंधित मुझे प्रोविजन दिया गया तो वो क्रॉस ट्रांसफर होगा। तो मैं लगे हाथ ही कर रहा हूं, बाद में पता नहीं मैं भूल ना जाऊं, ठीक है। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, और उसका अमाउंट भी देख लेते हैं जाके जरा कितना था। फंड या रिजर्व एक ही बात होती है, उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है। 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है ना, एक ही बात होती है। क्वेश्चन में रिजर्व लिखा है तो चलो रिजर्व लिख देता हूं मैं भी, बट दोनों की दोनों बातें सेम है।
तो ये आ गया भाई यहाँ पे, ठीक है। तो भाई इन्वेस्टमेंट भी हो गया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई जो हमारे पास रिजर्व या प्रोविजन पड़ा था वो भी हमने डाल दिया। डेटर कितना है 20,000, तो 2 डेटर्स 20,000। लेकिन डेटर से रिलेटेड भी प्रोविजन दे रखा है कितना 2,000, तो वो यहाँ पे, अब प्रोविजन तो लाइबिलिटी होता है ना, यहाँ पे एसेट में से लेस करके शो किया, मैं इसको लाइबिलिटी साइड पे शो कर सकता हूँ कि नहीं, लाइबिलिटी साइड पे शो कर सकता हूँ। तो क्रॉस ट्रांसफर होके तो ये यहीं पे आएगा ना, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 2,000 रुपए, ये भी आ गया, ठीक है। तो एसेट्स से रिलेटेड अगर कोई रिजर्व प्रोविजन वगैरह है तो वो भी क्रॉस ट्रांसफर होंगे, रिजर्व प्रोविजन फंड कुछ भी, ठीक है, तो वो सब क्रॉस ट्रांसफर होंगे। आगे है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है भाई 20,000 रुपए, ठीक है। तो ये प्लांट एंड मशीनरी भी यहां पे आएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000। देन हमें यहां पे जो है बिल्डिंग भी दिया गया है 15,000 टू बिल्डिंग 15,000। फिर एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता। अच्छा बिल्डिंग भी है, बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग लिख दी मैंने, ठीक है, बिल्डिंग लिख दी। तो एग्जिस्टिंग गुडविल जो होता है उसका कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होता, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो नॉर्मल एसेट्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। 4,000 टू गुडविल यहां पे आ जाएगा, 4,000 टू गुडविल। भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 4,000। उसके बाद P&L अकाउंट का बैलेंस दे रखा है भाई, ये तो फिक्टिशियस एसेट हो गया, ठीक है ना, एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया। इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, इसको तो नहीं कर सकते रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर, मैंने पढ़ा रखा है आपको। इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर किया जाएगा, 3500 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं इसको क्रॉस ट्रांसफर करता हूं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 3500 था, इसको अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटूं तो क्वेश्चन में भाई कितनी रेशियो दी रखी थी मुझे, रेशियो गिवन ही नहीं है, ठीक है, रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल मान लेंगे, 1750, ठीक है, इतना ही आएगा ना, 1750 1:1 की रेशियो में बांट दिया। तो ये भी आ गया भाई यहां पे। तो एसेट्स साइड की सारी चीजें जहां जहां पोस्ट होनी चाहिए थी सारी मैंने कर दी है, ठीक है। अब मैं लाइबिलिटी साइड की तरफ बढ़ूंगा। सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स एक ही बात होती है, 30,000, तो भाई आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, तो यहां पे आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में बाय क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000। देन उसके बाद हमें यहां पे बिल्स पेबल दिया गया है, वो भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी होता है, तो वो भी आ जाएगा यहां पे बाय बिल्स पेबल, बाय बिल्स। तो लाइबिलिटीज भी यहां पे आपको भर भर के दी गई है, मतलब 8,000। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। उसके बाद लोन बाय मिसिज ए, वो भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, तो भाई लोन बाय मिसिज ए, बाय मिसिज एज लोन, बाय मिसिज एज लोन, और ऐसे ही बाय मिसिज एज लोन भी दे रखा है, बाय मिसिज बीज लोन। इनका अमाउंट भी देख लेते हैं भाई कितना कितना है। इनका अमाउंट है भाई 5,000 और 10,000, ठीक है, तो ये भी आ गए यहाँ पे 5,000 और 10,000। उसके बाद यहाँ पे लोन बाय बी है, कितना 5,000, तो बीज लोन अकाउंट हमने बनाया था, वहां पे ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा 5,000। अच्छा बच्चे यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, ये डेबिट साइड पे क्यों नहीं लिखा। भाई ये लाइबिलिटी का खाता है, लाइबिलिटीज क्रेडिट नेचर की होती है, लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, जबकि एसेट्स डेबिट नेचर के होते हैं। अगर मैं कैश या बैंक अकाउंट बनाता हूं तो आपने देखा होगा वो डेबिट नेचर के होते हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी करके मैं लिखता हूं, डेबिट साइड पे लिखता हूं मैं, ठीक है। तो ये यहां पे डिफरेंस है भाई दोनों में। चलो जी, बीज लोन का भी बैलेंस मैंने डाल दिया है, पार्टनर का लोन था। जनरल रिजर्व्स जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटते हैं। तो 10,000 को हम बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे तो मैं ओपनिंग बैलेंस की जगह छोड़ रहा हूं, ठीक है, और उसके नीचे बांट दूंगा मैं। तो यहां पे बाय जनरल रिजर्व 5,000 आ जाएगा, टोटल 10,000 था, तो इक्वल बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो भाई ये वाली भी सारी बात हो गई। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को मैं ऑलरेडी बांट चुका हूं, ऑलरेडी मतलब मैंने ट्रांसफर कर दिया था, क्रॉस ट्रांसफर कर दिया था, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिजर्व है ना ये।
उसके बाद पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल्स हैं वो दी गई हैं, तो कैपिटल अकाउंट में चली जाएंगी बाय बैलेंस बीडी के नाम से 10-10 हजार। ठीक है, लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है। चलो जी, तो भाई ये वाली सारी बातें हो गई हैं। मैंने बैलेंस शीट में जो जो चीज जहां जहां जानी चाहिए थी वो डाल दी, यहां तक का काम तो सही कर दिया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कौन कौन सी चीज कहां कहां जानी चाहिए। अब आते हैं भाई एडजस्टमेंट पे और एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट की सिर्फ बात करूंगा मैं, एक एक करके सब एडजस्टमेंट जो है वो बढ़िया तरीके से हम कर लेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसिज ए। अब देखो ध्यान से, लोन बाय मिसिज ए, ये रहा लोन बाय मिसिज ए, कितना है भाई 5000। फर्म ने कहां पे लिखा हुआ है, लाइबिलिटी साइड पे। फर्म के लिए ये लाइबिलिटी है, फर्म ने मिसिज ए से लोन लिया हुआ है, फर्म ने मिसिज ए को पैसे देने हैं, फर्म ने मिसिज ए को पैसे देने हैं। अब यहां पे ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है भाई मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा भाई वो पैसे मैं दे दूंगा, आप मत दो। फर्म को बोल रहा है कि आप मत दो, मैं दे दूंगा। तो देखो ध्यान से, ए अंडरटुक टू पे मिसिज एज लोन। ठीक है, लोन बाय मिसिज ए कह रहा है ये वाला पैसा मैं दे दूंगा। ठीक है, आगे वो कह रहा है एंड टुक स्टॉक इन ट्रेड 4000, और वो स्टॉक भी लेके जा रहा है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, स्टॉक तो एक एसेट है और जो लोन बाय मिसिज ए है वो एक लाइबिलिटी है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं। सबसे पहले सिर्फ मैं लोन बाय मिसिज ए की बात करूंगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखना भाई। लोन बाय मिसिज ए को मैं ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, लोन बाय मिसिज ए ये रहा 5000 का, ऑलरेडी मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूं उसको। ठीक है, और अब वो कह रहा है कि ए जो है वो अंडरटेक कर रहा है कि वो पे करेगा उसको। ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसिज ए कह रहा है कि भाई मैं पे कर दूंगा। तो अब सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात। पार्टनर लाइबिलिटी पे करने की बात कर रहा है, पार्टनर लाइबिलिटी पे करने की बात कर रहा है। तो यहां पे क्या होगा, फर्म क्या करेगी, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। यहां पे मैं एंट्री भी लिख के बता रहा हूं आपको और समझेंगे उस बात को। ठीक है, एंट्री भी लिख के बता रहा हूं और समझना उस बात को, फील भी करना। यहां पे क्या हो जाएगा, मैं ए को डेबिट करूंगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी समझना इसको, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट कर दिया मैंने इसको। और टू क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ये मैंने एंट्री कर दी। अमाउंट कितना था लोन का, 5000। ये एंट्री यहां पे होगी 5000 की, ये होगी। अब ये है क्या, ये मैंने एंट्री की क्या है, इसको भी तो समझना पड़ेगा ना। तो समझते हैं, सुनो ध्यान से। ए कह रहा है कि भाई मैं लाइबिलिटी पे कर दूंगा। ठीक है, ए अंडरटुक, ए अंडरटुक, अंडरटुक शब्द पे ध्यान देना। क्या यहां पे ऐसा लिखा है कि ए जो है वो लाइबिलिटी को बियर कर रहा है? बियर करना ये एक अलग शब्द होता है, बियर करना, बॉर्न झेलना। ठीक है, ये एक अलग शब्द होते हैं, ये अलग शब्द होते हैं। बर्डन, बर्डन शब्द का अगर आपको मतलब पता हो तो उसका मतलब यही होता है, बियर करना, बॉर्न करना। लेकिन अंडरटुक का मतलब ये नहीं होता। अंडरटुक का मतलब होता है ये काम मैं कर दूंगा, ये वाली लाइबिलिटी मैं पे कर दूंगा अभी अभी, बाद में तुम मुझे पैसे दे देना। अंडरटुक का ये मतलब होता है। तो शब्दों का खेल है। ठीक है, बियर, बॉर्न, बर्डन, ये जो शब्द हैं वहां पे एक ही जेब से वो पैसा जाएगा और फर्म उसको दोबारा पे नहीं करेगी वो पैसा। ठीक है, लेकिन जब वो शब्द यूज करता है अंडरटुक, तो इसका मतलब अभी ए ने पे कर दिया है और अब मुझे ए को पैसे देने, अब मुझे ए को पैसे देने। अच्छा, मैंने गलती कर दी एंट्री करने में, मैंने एंट्री करने में थोड़ी सी गलती कर दी। यहां पे क्या गलती कर दी मैं बताता हूं। अब मुझे ए को पैसे देने, अब ए को पैसे देने हैं तो ए को अपना क्या बना लेंगे, क्रेडिटर बना लेंगे। क्रेडिटर बनाएंगे तो टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैंने डेबिट कर दिया था गलती से, टू एज कैपिटल अकाउंट। समझाते समझाते दिमाग भी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये चीज हो गई। अगली बात समझना ध्यान से, अगली बात समझना ध्यान से। डेबिट क्या करूंगा, लाइबिलिटी का अकाउंट, मतलब एज मिसिज एज लोन अकाउंट डेबिट होना तो यही चाहिए, मिसिज एज लोन अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी खत्म हो गई, लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। लाइबिलिटीज क्रेडिट नेचर की होती है, रिड्यूस होंगे तो डेबिट करेंगे। बट यहां पे मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूं इस लाइबिलिटी को। तो क्या करेंगे यहां पे डेबिट, यहां पे डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब बात समझ में आई होगी। 5000, तो इस एंट्री की पोस्टिंग करनी है भाई। पोस्टिंग देखना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ये मिसिज एज लोन था,
मिसेस एज लोन, कितना 5,000। तो 5,000 फर्म ने ए को देने हैं, क्योंकि अभी ए ने पैसा पे कर दिया, बाद में हमने उसको देने हैं, तो उसको अपना क्रेडिटर बना लिया हमने। ठीक है, अब आपको एंट्री ये वाली समझ में आई होगी। ऐसे ही ना वो आगे बात कर रहा है कि ए जो है वो स्टॉक टुक ओवर कर रहा है। देखो यहां पे लिखा है ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेस ए एंड टुक स्टॉक इन ट्रेड एट 4,000। वो स्टॉक लेके जा रहा है 4,000 में। तो स्टॉक लेके जा रहा है भाई, स्टॉक एसेट है, एसेट को लेके जा रहे हैं। अब एसेट लेके जाएगा तो हमने उससे पैसे लेने हैं, तो हम उसको अपना डेटर बना लेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू क्या करेंगे, टू स्टॉक थोड़ी ना करेंगे, अब टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये बार बार समझाना तो नहीं पड़ेगा ना मुझे। टू रियलाइजेशन अकाउंट, स्टॉक को तो ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। कितने में लेके जा रहे हैं, 4,000 रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखेंगे। इसकी पोस्टिंग कहां पे होगी, क्रेडिट साइड पे होगी रियलाइजेशन अकाउंट में, बाय एज लोन अकाउंट, बाय एज लोन अकाउंट 4,000। सॉरी लोन अकाउंट क्यों यार, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट कहां से आ गया, बाय एज कैपिटल अकाउंट। ये क्या था, स्टॉक जो उसने टुक ओवर किया, ये वो था। 4,000 रुपए उसकी रिलायजेबल वैल्यू थी, तो वो मैंने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, इसी एंट्री को मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब भाई आगे देखना ध्यान से। पहली वाली एडजस्टमेंट तो हो गई, सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट पे ध्यान देना, बी टुक ओवर हाफ द एडजस्टमेंट्स एट 10% डिस्काउंट। भाई इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है वो। बी टुक ओवर हाफ द इन्वेस्टमेंट्स एट 10% डिस्काउंट, हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी भाई, 10,000। ध्यान देना, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 10,000। हाफ की बात कर रहे हैं, हाफ का मतलब 5,000। तो बैलेंस कितना बच जाएगा, बैलेंस कितना बच जाएगा, वो भी 5,000 बच जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो हाफ इन्वेस्टमेंट है ये कौन ले गया, वो कह रहा है भाई टुक ओवर बाय ए, टुक ओवर बाय ए नहीं बी। ठीक है, बी टुक ओवर हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। अब ये जो हाफ इन्वेस्टमेंट है इसकी बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू ध्यान से देखना भाई, बुक वैल्यू क्या है, 5,000 रुपए, 5,000 ही बनती है। लेकिन वो कह रहे हैं 10% डिस्काउंट पे लेके जा रहे हैं। 10% का मतलब हो गया 500, मतलब वो 4500 रुपए में लेके जा रहा है 5,000 वाली इन्वेस्टमेंट 4500 में। एंट्री क्या होगी, बी इन्वेस्टमेंट ले जाएगा, इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट को लेके जाएगा वो, तो मुझे उससे पैसे लेने हैं ना, मुझे उससे पैसे लेने हैं। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनना, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट करूंगा क्या, नहीं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आई होगी। जैसे ए स्टॉक ले गया था तो ऊपर हमने बाय एज कैपिटल अकाउंट एंट्री कर दी थी, तो ये इन्वेस्टमेंट ले गया, ये इन्वेस्टमेंट ले गया कितने में, 4500 रुपए में। मैंने आपको अमाउंट निकाल के बताया ना अभी, 10% डिस्काउंट पे लेके जा रहा है वो हाफ इन्वेस्टमेंट 4500 में। अब जो बाकी बैलेंस जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी बात भी क्वेश्चन में कहीं की थी जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, तो मैं साथ के साथ ही निपटा देता हूं, नहीं तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, बाकी इन्वेस्टमेंट की बात ये रही, यहां पे क्यों, ये देखो ये रही 4500 रुपए की। वो कह रहा है भाई प्लांट रियलाइज्ड 2500, बिल्डिंग 40,000, गुडविल 6,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 4500। मतलब ये जो 5,000 वाली इन्वेस्टमेंट है ये हमने रियलाइज कर दी, बेच दी, कितने में, 4500 में। तो एसेट को बेचने की एंट्री कहां पे होगी भाई, बाय बैंक अकाउंट के नाम से होगी, यहां पे क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो बैलेंस इन्वेस्टमेंट की एंट्री है वो इस तरीके से होगी, इन्वेस्टमेंट और रिलायजेबल वैल्यू आ जाएगी। रिलायजेबल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4500 रुपए। ठीक है ना, रिलायजेबल वैल्यू देखो ना यहाँ पे, ये रही 4500 रुपए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का सारा झंझट एक ही बार में निपटा दिया। अब इन्वेस्टमेंट की कोई दिक्कत विक्कत नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की सारी दिक्कतें खत्म कर दी मैंने। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कुछ नहीं करना, वो हमने वहां पे बस एक बार एंट्री कर दी, हो गया। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसका क्या करें, रिजर्व को यूटिलाइज नहीं करेंगे, लॉस वॉस हो रहा है तो उसके लिए नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे वो सब झंझट नहीं है, ये सिंपल काम है, बल्कि ये ज्यादा सिंपल हो रहा है। ठीक है, जो एडमिशन और रिटायरमेंट वाले जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे उन चैप्टर्स से थोड़ा सा ज्यादा सिंपल यहाँ पे काम हो रहा है, बट कुछ न्यू चीजें आ गई हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। तो देखो भाई ये सेकंड वाली एडजस्टमेंट, फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट, ये दोनों हो गई हैं, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड में उसने बोला डेटर्स रियलाइज्ड 19,000, तो डेटर को बेच के 19,000 आ गए, तो यहां लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट में हम लिख देते हैं डेटर्स 19,000। ठीक है, 19,000 रुपए यहां पर आ गया है डेटर को बेच के। थर्ड एडजस्टमेंट भी हो गई। फोर्थ में क्या है, देखो भाई ये ध्यान से देखना, इसमें है दिक्कत।
इसमें है दिक्कत। वो कह रहे क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल वर ड्यू आफ्टर 1 month, creditor and bill payable were due after 1 month but they were immediately paid at 6% discount per annum। सुनना ध्यान से, मैं इस चीज को आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहां पे मैं स्पेस थोड़ा सा नीचे की तरफ, इधर देखना। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, देखो फाइनेंशियल ईयर क्या है भाई, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट है और फर्म की किताबें बंद हो रही हैं इस तारीख को, तो मतलब यहाँ पे 31 मार्च 2020 को हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो 1 अप्रैल 2019 को हमारा साल जो है वो शुरू हो रहा होगा और खत्म कब हो रहा होगा, 31 मार्च 2000 यहाँ पे आएगा भाई 20। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे टाइम इंटरवल होगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपका यहाँ पे टाइम इंटरवल होगा। अब आप ध्यान से देखना, अब देखना भाई ध्यान से, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि फर्म की बुक्स कब क्लोज हो रही हैं भाई, 31 मार्च 2020 को क्लोज हो रही हैं। एक मिनट, ये क्या कर दिया, ठीक है, तो फर्म की बुक्स कब क्लोज हो रही हैं, तो भाई 31 मार्च 2020 को क्लोज हो रही है। 31 मार्च 2020 इस डेट को फर्म की बुक्स क्लोज हो रही है। ठीक है, इस डेट को, और इसी डेट को फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व। ये डेट ऑफ डिसोल्यूशन है, डेट ऑफ डिसोल्यूशन, डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब क्रेडिटर्स और बीपी के बारे में ना एक बात लिखी है, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, दोबारा से यहां पे बोला है क्रेडिटर्स एंड बीपी वर ड्यू आफ्टर 1 month बट दे वर पेड इमीजिएटली। इमीजिएटली का मतलब है भाई जब डिसोल्यूशन हो रहा है तभी पे कर दिया, और वो ड्यू कब हो रहा था, 1 महीने बाद। 1 महीने बाद मतलब देना था। तो थोड़ा सा मैं इसको, 1 मिनट रुकना भाई, ये क्यों खिसक गया, यहां पे लेके आता हूं। ठीक है, ताकि अच्छे से मैं समझा पाऊं चीजों को, और बाकी फालतू की चीजें यहां से हटा देते हैं। ये डेट ऑफ डिसोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। चलो जी, अब देखो ध्यान से, यहां पे साल खत्म हो रहा है और इसके बाद अगला साल शुरू हो जाएगा। यहां पे अगला साल शुरू हो जाएगा और अगले साल में मेरे पास देखो इस तारीख को ये क्या है, 1 अप्रैल 2020 आ जाएगा यहां पे, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, 30 की जगह मैं सीधा लिखता हूं 1 मई। ठीक है, 1 मई 2020। देखना ध्यान से, 31 मार्च 2020 बोलूं या 1 अप्रैल 2020 बोलूं, एक ही बात है कि नहीं है, एक ही दिन का अंतर है। और अगर मैं यहां से 1 महीने बाद की बात करूं तो कौन सी डेट आ जाएगी, 1 महीने बाद, यहां से 1 महीने बाद 1 मई 2020, 1 मई 2020। तो वो कह रहे हैं ये जो बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स है ना, ये हमें 1 महीने बाद देने थे। इसकी जो ड्यू डेट थी वो 1 महीने बाद की थी, लेकिन हमने ना इनको अभी के अभी पे कर दिया, मतलब डेट ऑफ डिसोल्यूशन को ही, मतलब 31 मार्च 2020 को ही दे दिया। दोबारा बताता हूं, देखो लैंग्वेज भी पढ़ लो एक बार, ध्यान से देखना। वो कह रहा है क्रेडिटर्स एंड बीपी वर ड्यू आफ्टर 1 month, 1 महीने बाद वो ड्यू हो रहे हैं। मतलब आज 31 मार्च 2020 है ना, तो वो 1 मई 2020 को वो ड्यू हो रहे हैं, 1 महीने बाद वो ड्यू हो रहे हैं, बट दे वर पेड इमीडिएटली, लेकिन हमने उनको इमीडिएटली पे कर दिया। आगे बोला एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% पर एनम, प्रत्येक वर्ष। वो कह रहा है हमने जल्दी पे कर दिया ना, इसलिए हमें डिस्काउंट भी मिल गया। कितना, 6% पर एनम। हमने जल्दी पे कर दिया ना, इसीलिए क्रेडिटर्स ने और बिल्स पेबल ने हमें डिस्काउंट दे दिया। कितना डिस्काउंट दे दिया भाई, 6% पर एनम। तो हमने कितना पैसा उनको पे किया होगा, निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट भी तो मिला है ना हमने बुक वैल्यू थोड़ी ना पे कर दी होगी। तो बुक वैल्यू कितनी है भाई, देखो क्रेडिटर्स की पहले मैं बात करता हूं, 30,000 की बुक वैल्यू है। तो इधर देखना ध्यान से, सबसे पहले क्रेडिटर्स की बात करते हैं। कितनी बुक वैल्यू है भाई, क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। बुक वैल्यू है 30,000। अब उसने क्या बोला, डिस्काउंट मिला है हमको, डिस्काउंट, और डिस्काउंट निकालना पड़ेगा ना कि डिस्काउंट कितना मिला। तो वहां पे लिखा था 6% पर एनम, डिस्काउंट मिलेगा 6% पर एनम। ठीक है, 6% पर एनम। तो 30,000 रुपीज मुझे पे करने थे, ध्यान देना, और मैंने जल्दी पे कर दिए, 1 महीना पहले मैंने पेमेंट दे दी, तो मुझे 6% का डिस्काउंट मिलना चाहिए था 1 साल का, पर एनम का। बट मैंने पेमेंट तो 1 महीना पहले ही की है ना, तो 1 महीने के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा इंटू 1/12। बात समझ में आ रही है, इंटू 1/12। 1 महीने पहले पेमेंट कर दी, इसलिए 1 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। 6% तो पर एनम था अगर 1 साल पहले पेमेंट करता तो, ठीक है ना।
तो भाई अब ये अमाउंट निकल जाएगा यहाँ से 30,000 इंटू 6% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, ये 150 रुपये आ गया। तो मतलब मैंने क्रेडिटर्स को इतना पैसा दिया, कितना पैसा दिया भाई, ये हो गया मेरा 29,850, इतना पैसा मैंने दिया। सेम चीज बिल्स पेबल के साथ भी होगी, देखो ध्यान से, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल की बुक वैल्यू क्या है भाई, बुक वैल्यू देखना पहले ध्यान से। अरे भाई कहां चला गया, बिल्स पेबल की बुक वैल्यू 8,000 है, ठीक है, तो 8,000 है भाई बुक वैल्यू, यहां पे लिखते हैं बुक वैल्यू 8,000। तो भाई इसमें से लेस होगा डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और यहां पे हमारे पास जो है पेड वैल्यू आ जाएगी, जितना हमने पे किया होगा। डिस्काउंट कैसे निकलेगा, 8,000 का 6% तो पूरे साल का होना चाहिए था, हमने तो 1 महीना पहले ही पेमेंट दी है, तो 1/12, ठीक है, सिंपल। तो 8,000 इंटू 6% और इंटू 1/12 अगर मैं करता हूं तो 40 रुपए का डिस्काउंट आता है। तो मतलब मुझे 8,000 में से 40 का डिस्काउंट मिल गया है, और बाकी मैंने 7,960 रुपीज पे कर दिए हैं। तो भाई पे कर दिए इतने इतने पैसे, इतने इतने पैसे पे कर दिए। लाइबिलिटीज पे कर दिए मैंने, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, लेकिन लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट नहीं होगा यहाँ पे, मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट नहीं होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि मैं क्रेडिटर्स को ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूं, ठीक है ना। ऐसे ही बीपी के साथ भी सेम। तो मतलब सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी पे करने पे यहाँ पे एंट्री क्या होगी, टू बैंक अकाउंट, और यहां पे मैं नीचे लिख दूंगा क्रेडिटर्स और बीपी का मैंने कितना कितना पैसा पे किया। तो यहां पे लिखते हैं क्रेडिटर्स और यहां पे लिखते हैं बिल्स पेबल। अब कितना कितना पैसा था मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, मैं देख लेता हूं। 29,850 था आई थिंक क्रेडिटर्स का, हाँ, और ये 7,960 है। 29,850 और 7,960, 29,850 7,960, ठीक है। तो ये हमने जो है यहाँ पे पेमेंट कर दिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को, जिस हिसाब से उसने बोला था उस हिसाब से, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से पूरी बात समझाई भी है, वहां पे समझ में आ जाएगी, दोबारा भी देख लेना एक बार, ना आए तो, और फिर भी ना आए तो भाई फिर फोन करना, ठीक है। दिमाग खराब करना मेरा थोड़ा सा, मैं समझा दूंगा फोन पे बढ़िया तरीके से, क्या दिक्कत है। आगे देखो, आगे उसने बोला प्लांट रियलाइज्ड 25,000, बिल्डिंग से 40,000 मिल गए, गुडविल से 6,000 मिल गए, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट से 4500, ये तो हमने पहले रिकॉर्ड कर लिए थे 4500, ठीक है। तो प्लांट से कितने मिले, 25,000। तो यहां लिखते हैं भाई प्लांट, एंट्री तो पता ही चल गई ना तुमको, एसेट्स को रियलाइज करने की एंट्री। तो ये 25,000 लिख दिया सीधा सीधा। बिल्डिंग को 40,000, टाइम सेव कर रहे हैं ना, बिल्डिंग को 40,000, गुडविल को 6,000, और इन्वेस्टमेंट को तो मैंने पहले ही लिख दिया था, ठीक है। तो ये हमने एसेट्स को इतने इतने में रियलाइज किया। ये भी बात हमारी 5th पॉइंट तक सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। 6th एडजस्टमेंट देखना भाई, यही हमारी मेन लास्ट एडजस्टमेंट है। यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला है देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर इन द फर्म, देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर इन द फर्म, फर्म में एक ओल्ड टाइपराइटर पड़ा हुआ था, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है डेप्रिशिएटेड, पूरा डेप्रिशिएट हो चुका था। देखो कहीं पे भी बुक्स में कहीं पे आपको टाइपराइटर नाम का एसेट दिख रहा है क्या, कहीं पे भी एसेट साइड पे देख के बता दो मुझे, नहीं है ना। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, क्या है ये, अनरिकॉर्डेड एसेट, लिख के दिखाऊं क्या, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट, ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। ये बुक्स में रिकॉर्ड कहीं नहीं कर रखा, देख लो जाके, कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं कर रखा मैंने इसको। आगे वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं भाई ये कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका था, मतलब इसकी वैल्यू 0 थी, कंप्लीटली डेप्रिशिएट हो चुका था, 0 वैल्यू थी। बात समझ में आ रही है, 0 वैल्यू थी। लेकिन आगे लिखा है इट इज नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 300, अब ये उम्मीद की जा रही है उसे 300 रुपए मिल जाएंगे, 300 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। उम्मीद की जा रही है, ऐसा मिल नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं बोला कि रियलाइज कर दिया, वो बोल रहा है एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इससे 300 मिल जाएंगे। आगे बोला इट वॉज टेकन बाय बी एट एस्टिमेटेड प्राइस, इसको बी ले गया एस्टिमेटेड प्राइस में, बी हमारा एक एसेट ले गया अनरिकॉर्डेड एसेट। एंट्री क्या होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट बेच दिया हमने, एंट्री क्या होगी भाई, बी से पैसे लेने हैं, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फायदा हो गया टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। फायदा क्रेडिट नेचर का होता है, कितने रुपए, 300 रुपए। पोस्टिंग कहां जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे बाय बीज कैपिटल अकाउंट। तो लिखते हैं यहां पे बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ये क्या था, टाइपराइटर, टाइपराइटर था ये।
कितने में ले गया वो, 300 रुपये में, ठीक है। तो ये भी एंट्री हमने यहाँ पे कर दी भाई, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे वो कह रहा है भाई रियलाइजेशन के खर्चे हो गए 1000 रुपये के, तो लिखते हैं यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से यहाँ पे 1000 रुपये के ये खर्चे भी हो गए हमारे, ठीक है। सब कुछ करने के बाद एक बार दोबारा लाइबिलिटीज पे नजर डालना, कहीं पे कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं है जिसको हमने पे करना भूल गए हो। तो देखो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कोई आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं होता, इसको इसलिए रिकॉर्ड किया है क्योंकि इससे रिलेटेड एसेट भी था, ठीक है, ध्यान देना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कोई आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं होता, इसको हमने इसलिए रिकॉर्ड किया है क्योंकि इससे रिलेटेड एसेट भी था, तो इसको कोई पे नहीं करेंगे हम। क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई है, बीपी की पेमेंट हो गई है, क्रेडिटर्स और बिल पेबल की पेमेंट हो गई है। मिसेज एज लोन जो है वो ए ने पे करने की बात कर दी थी, देखो ए पे कर रहा था तो हमने ए को अपना क्या बना लिया था, क्रेडिटर बना लिया था, हम तो ए को पैसे देंगे अब, ठीक है। आगे देखो मिसेज बीज लोन की कोई बात नहीं की है यहाँ पे, मिसेज बीज लोन की कोई बात नहीं की, तो पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। तो बी मिसेज बीज लोन यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं मिसेज बीज लोन। तो लाइबिलिटीज को जरूर चेक कर लेना, कहीं किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोलना भूल तो नहीं गया वो, अगर भूल गया तो भाई उसको उसकी बुक वैल्यू पे करेंगे। मिसेज बीज लोन कितना था, 10,000 का था, तो ये भी हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, ठीक है, और तो कुछ लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये 10,000 का था ना। चलो, तो सारी चीजें यहाँ पे हो गई हैं, सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे हो गई हैं, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब एक काम करते हैं, अब क्या करना है भाई, अब कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है। जो हमारी लाइबिलिटीज इस टाइप की थी जो पे नहीं हुई थी वो भी हमने पे कर दिए, तो इसका मतलब कुछ नहीं बचा। एक बार देखो मैंने ना आपको एसेट्स भी दिखाता हूं, क्या सारे एसेट्स रियलाइज हुए, क्या सारे एसेट्स रियलाइज हुए। तो भाई देखो स्टॉक जो था वो तो ए ले गया था, ठीक है, ये रहा, ठीक है, स्टॉक ए ले गया था। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो था, इन्वेस्टमेंट में से आधी इन्वेस्टमेंट बी ले गया था और आधी हमने बेच दी थी। डेटर में हमें रियलाइज हो गए हैं 19,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी जो थी, प्लांट 25,000 का बिक गया, बिल्डिंग भी बिक गई, गुडविल भी बिक गई, सारे एसेट बिक गए। अगर कोई एसेट ना भी बिका होता तब क्या उसको मैं बुक वैल्यू पे बेचने की एंट्री करता, नहीं करता। मैंने आपको पढ़ाया ना आपकी बुक से पिछले क्वेश्चन कराते टाइम, ठीक है, नहीं करता मैं उसकी एंट्री। तो सारी बातें हो चुकी हैं, कुछ नहीं करना, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, बात खत्म, ठीक है। तो पहले मैं ये बैंक अकाउंट के बैलेंसेस को टोटल करता हूं, 4500, 19,000, 25,000, 40,000 और 6,000, तो ये हो गया 94,500, ठीक है, 94,500। यहाँ पे 29,850 हो गया, प्लस 7,960 हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे 1,000 रुपीज और यहाँ पे हो गया 10,000, तो ये होगा 48,810, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। बीज लोन अकाउंट को थोड़ा नीचे खिसकाना पड़ेगा मुझे, बीज लोन अकाउंट नहीं, सारी चीज़ों को नीचे खिसकाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, तो मैं करता हूँ बाद में। पहले मैं इतना स्पेस यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे मेरा बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे खिसका भी देता हूँ उसको, ठीक है। अब देखो भाई ये रहा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरा कंप्लीट, और मैं इसका बैलेंसिंग फिगर निकालने वाला हूँ, तो ध्यान से दिल थाम के बैठ जाना। तो भाई ज्यादा वाला बैलेंस किस तरफ का होगा, क्या लगता है, ज्यादा वाला कहाँ का होगा, टोटल करके पता चलेगा भाई। वैसे मुझे लग रहा है क्रेडिट साइड का इस बार थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है। क्रेडिट साइड का ही पहले टोटल कर लेते हैं, चलो। 1,000, उसके बाद 2,000, उसके बाद कितना था 30,000, उसके बाद 8,000, उसके बाद 5, उसके बाद 10,000, उसके बाद 4,000 भी था, उसके बाद 4,500 रुपये भी था, उसके बाद 94,500 भी था, उसके बाद 300 भी था। तो टोटल तो हो गया भाई साहब यहाँ पे 159,300। यहाँ पे भी लिखते हैं 159,300। और अब क्या करना है भाई, ये सब चीज़ें माइनस करते हैं, 5,000, माइनस करते हैं 10,000, माइनस करते हैं 20,000, माइनस करते हैं फिर से 20,000, माइनस करते हैं 15,000, माइनस करते हैं 4,000, माइनस करते हैं 5,000 और माइनस करते हैं 4,8,810, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस बच गया यहाँ पे कितना, 31,490, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, ठीक है ना। आपकी वीडियो सही चल रही है, हाँ सब सही चल रहा है, मक्खन एकदम, ठीक है। अब ये जो बैलेंसेस हैं ए और बी में बांटने हैं मुझे, तो यहाँ पे एंट्री करूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे अपने पास ए और बी में ये पैसा बट जाएगा, ठीक है, ए और बी में ये पैसा बढ़ जाएगा 31490। क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन थी? तो नहीं गिवन थी ना इस क्वेश्चन में, तो इक्वल बटेगा, ठीक है, इक्वल बांट देंगे। इक्वल कितना कितना आएगा? ये आएगा 15745, 15745। इतना काम होने के बाद अब क्या करना होता है वैसे हमें? अब हमें क्या करना होता है कि ये रियलाइजेशन अकाउंट में जो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम से उसको क्रॉस ट्रांसफर करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो भाई कर देते हैं, ठीक है, वही वाला फ्लो है हमारा, वही वाला काम। तो देखो डेबिट साइड में एक तो ये एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, और एक ये वाली एंट्री है जो हमें प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हुआ है। दो ही एंट्री है, तो इन दोनों को क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। एक एक खाते में ना टोटल डाल दूंगा सीधा, ठीक है, 5000 ये और 15745 ये वाले, ठीक है। तो यहां पे देखना बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तो टोटल कितना होगा? 5000 और 15745 और 5000 का टोटल 20745, ठीक है, सीधा का सीधा एक ही बार में डाल रहा हूं 20745। और यहां पे बी के खाते में कितने जाएंगे? बी के खाते में तो ये आएंगे 15745, ठीक है। तो भाई अब आते हैं क्रेडिट साइड पे कौन कौन सी एंट्रीज हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नाम से, उसको भी देख लेते हैं जरा। तो क्रेडिट साइड पे भाई हमारे पास यहाँ पे एक तो ये एंट्री आ गई ए की, ये बी की आ गई, ठीक है, और एक और थी बी की एंट्री, ये रही। तो 3 एंट्री है ये, ठीक है। बी का तो टोटल करके डाल देंगे, ठीक है, ये 4500 और 300 4800 हो जाएगा, ठीक है, और ए का तो 4000 जाएगा। तो लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। 4000 तो ए में जाएगा और बी का जाएगा 4800, ठीक है, टोटल करके डाल दिया 4500 और 300 को। तो भाई ये भी हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से जो जो एंट्रीज थी रियलाइजेशन अकाउंट में वो सारी की सारी मैंने पोस्ट कर दी हैं। अब क्या करना है, बैंक अकाउंट के नाम से जो जो एंट्री उनको भी साथ के साथ पोस्ट कर दो। तो एक एंट्री तो ये है और एक एंट्री ये, बस 2 ही एंट्री है, ठीक है। तो करते हैं भाई दोनों को क्रॉस ट्रांसफर, कहां पे? बैंक अकाउंट में 48810 और 94500। तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 48810 और यहां पे टू रियलाइजेशन अकाउंट 94,500 था, ठीक है, तो वो भी कर दिया मैंने। और ये सारी चीजें जो हैं इनको मैं थोड़ा नीचे खिसका देता हूं क्योंकि ये यहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ नहीं करना अभी, ठीक है, अभी और कुछ नहीं करना। अब देखो कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने से पहले, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने से पहले, क्योंकि देखो बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं, बैलेंस शीट वाली चीजों को तो मैं पहले ही सारा एडजस्ट कर चुका था, जहां जहां जानी चाहिए थी डाल चुका था और एडजस्टमेंट भी सारी कर चुका था मैं, ठीक है, कुछ बचा तो था नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू भी जो जो एंट्रीज जहां जहां क्रॉस ट्रांसफर होनी चाहिए थी हो गई है। बट एक चीज बच गई। क्या बच गया बताओ? पार्टनर का लोन अकाउंट बच गया ना। तो बच्चे बोलेंगे भैया पार्टनर के लोन अकाउंट का क्या करें? तो हाँ भाई पहले उसी का काम करेंगे, टेंशन किस बात की। पहले पार्टनर का जो लोन अकाउंट है उसी को क्लोज करेंगे, कैपिटल अकाउंट को बाद में क्लोज कर देंगे। पहले लोन का पैसा देना होता है ना, तो लोन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो देखो भाई लाइबिलिटी कितने की थी? 5000 की। अब क्या करना है, लाइबिलिटी को पे कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ रही है? यही बैलेंसिंग फिगर निकलता है इस तरीके से। जर्नल अगर माइंड में सेट हो रही है ना उस चीज की, तो वो लेजर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये एंट्री भी बैंक अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर हो रही है, तो बाय बीज लोन अकाउंट क्रॉस ट्रांसफर कर दो, ठीक है, लगे हाथ। बाय बीज लोन अकाउंट कितना? 5000। अब आ जाओ भाई यहां पे। अब हमारे पास सिर्फ कैपिटल अकाउंट बचा है और बैंक अकाउंट बचा है, तो कैपिटल अकाउंट को पहले क्लोज करेंगे फिर बैंक अकाउंट क्लोज हो पाएगा। तो कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं भाई यहां पे, कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट आ गया यहां पे और इसको मैं कर रहा हूं भाई साहब क्लोज। तो देखना भाई ध्यान से थोड़ा, यहां पे टोटल कितना आएगा भाई? 10,000 प्लस आ गया 5,000 और प्लस आ गया यहां पे 20,745। तो टोटल बनेगा 35,745, 35,745। बैलेंसिंग फिगर कितनी निकलेगी? अच्छा 1 मिनट रुकना, ये मैंने गलत लिख दिया क्या? 35,745 था ना ये।
35,745। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर भी निकाल लेते हैं भाई। 1750 माइनस 4,000, तो ये आ रहा है 2,995 आ रही है। ठीक है, इतना पैसा क्रेडिट बैलेंस है ये हमारा, इतना पैसा हमने देना है ए को। और यहाँ पे मैं बी के लिए भी निकालता हूं कि भाई बी का टोटल क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है, 30,745, और यहाँ पे भी 30,745। तो अगर मैं अब बैलेंसिंग फिगर निकालूं तो ये 4800 भी माइनस कर दूंगा, 1750 भी माइनस कर दूंगा, तो ये आएगा 24,195। तो इतना पैसा हमने बी को देना है, तो देना है तो दे देंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, देना है तो दे देंगे भाई इतना पैसा। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जर्नल एंट्री हो गई। इसकी पोस्टिंग भी करते हैं बैंक अकाउंट में, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे ए और बी का जितना जितना पैसा देना था वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2,995 ए के लिए, और बी के लिए आएगा यहाँ पे 24,195, 24,195। अगर मैं टोटल करूं तो कितना होगा, 2,995 प्लस 24,195, तो ये होगा हमारा 54,190। सब कुछ हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। बैलेंस करूंगा बैंक अकाउंट का दोनों तरफ का, और देखते हैं भाई क्या होता है। सबसे पहले एक काम करते हैं, 48810 प्लस 5,000 और प्लस 45,190 अगर मैं करता हूं तो 1,08,000 रुपए आते हैं। डेबिट साइड का भी करते हैं, 8,000 प्लस 5500 और प्लस हो गया 94,500, तो ये भी 1,08,000 आ गया। मिरेकल, ठीक है, जादू हो गया। तो इसका मतलब भाई सारी चीजें बढ़िया तरीके से हो गई हैं, तभी हमारा बैंक अकाउंट मैच करा, अदरवाइज बैंक अकाउंट एक बार में ऐसे मैच थोड़ी ना कर जाता। तो सारी चीजें बढ़िया तरीके से हो गई। जितनी भी चीजें मैंने समझाई है ना भाई, उनको अच्छे से दिमाग में उतार लेना, अच्छे से। बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में हमने समझी है, बहुत सारी। ठीक है, और आगे इससे भी ज्यादा और नई नई चीजें इस चैप्टर में हम लोग सीखते रहेंगे। आज मैं इतना ही कराऊंगा। ठीक है, आज मैंने जो है इलस्ट्रेशन 17 तक आपको करा दिए हैं। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं यार, क्लास देख लेते हैं, मतलब वीडियो देख लेते हैं, और वीडियो भी कैसे देखते हैं, लगातार 2-2 ढाई-ढाई घंटे की वीडियो एक ही बार में देख लेते हैं बैठ के, 2-2.5 घंटे एक बार में बैठ के। कैसे देख लेते हो भाई, और कैसे समझ में आ जाता है। ठीक है, मतलब यार 2 या ढाई घंटे मतलब जो भी है तुम्हारे, तो तुम उसको ऐसे मैनेज करो कि 20 मिनट्स, हाफ आवर जो है तो उसको देखो तुम, उतना एक बार दोबारा रिवाइज करो और फिर आगे बढ़ो। मतलब एक क्वालिटी भी तो होती है ना, चीजों को अच्छे से रिटेन करने की, मतलब क्वालिटी भी तो होती है ना। 2.5 घंटे में क्लास देख ली और बाद में कुछ याद ही नहीं है तो उसका क्या फायदा। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी चीज, क्लास देखने के बाद कोई रिवीजन ही नहीं करते। तीसरी चीज, होमवर्क नहीं करते। ठीक है, तो फिर, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो क्लास भी नहीं देखते। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो फीस पे कर रहे हैं बस, क्लास नहीं देखते। और ऐसे बच्चे मुझे नहीं लगता जो ऑनलाइन मोड में नहीं पढ़ पा रहे ना, जब इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है तब भी नहीं पढ़ पा रहे ना अगर, तो ऑफलाइन मोड में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो फिर भी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हो जाता है हमारा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 2-2.5 घंटे की क्लास ली जा सकती है, ऑफलाइन में नहीं ली जा सकती। और इतना सीक्वेंस में, इतना डिटेल में सारे क्वेश्चंस कोई करा भी नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो फायदा उठाओ इस बात का, फायदा। ठीक है, तुम तो उल्टा कर रहे हो, फायदा नहीं उठा रहे हो तुम। ठीक है, तुम्हें तो नुकसान होने वाला है जैसे तुम कर रहे हो। ठीक है, तो फायदा उठाओ भाई इस चीज का। और आगे नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, और सारे के सारे इलिस्ट्रेशंस मैं ही करा के दूंगा। जैसे मैंने बोला, अगर कुछ इजी इलिस्ट्रेशंस होंगे तभी होमवर्क दूंगा, अदरवाइज होमवर्क नहीं है। होमवर्क आपका यही है, आपको रिवाइज करना है, दोबारा से क्वेश्चंस करने हैं, डाउट आता है तो पूछना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज की क्लास भी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, खत्म करते हैं यहाँ पे। बाय बाय।